यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी के पात्र, घटनाएं और संवाद किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी विशिष्ट भावना समुदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं लिखे गए हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको यह ऐतिहासिक काल्पनिक दुनिया और मेरी यह कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं काल्पनिक दुनिया के उन अनखे पन्नों की ओर। अवतार फिल्म की तरह बहुत सारे पहाड़ ऊपर आसमान में हवा में लटके हुए थे, मानो उनके अंदर किसी ने हवाई जहाज का इंजन फिट कर दिया हो और वो आसमान में एक जगह ठहर गए हो। सभी उड़ते पहाड़ लोहे की बहुत मोटी मोटी जंजीरों से एक दूसरे से बंधे हुए थे। वो सभी पहाड़ काफी ज्यादा बड़े थे। आम धरती की तरह ही उन पहाड़ों पर घने जंगल और उन जंगलों से बहती हुई साफ पानी की नदियां, जिनमें ऊपर से गिरते झरनों से पानी आ रहा था। ये झरना सीधा ऊपर आसमान से गिर रहा था, जिसका कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था, मानो ऊपर वाला खुद वहां पानी डाल रहा हो। उन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ पर बसा एक सुंदर गांव, जिसका नाम मान कबीला था। उधर उन्हीं पहाड़ों के जंगलों में एक 17 साल का नौजवान किसी से बचता हुआ बहुत तेजी से भाग रहा था। कुछ उम्र में बड़े लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो सभी उस नौजवान को पकड़ना चाहते थे, पर वो नौजवान काफी ज्यादा तेज था और वो उनसे बचता हुआ काफी तेज भाग रहा था। उसका पीछा करने वाले बड़े लोगों ने अपने छुपाए हुए छोटे हथियारों को निकालकर उस लड़के पर हमला कर दिया, पर वो नौजवान उनके हमलों से बच निकला। इस नौजवान का नाम तरुण था और इसका पीछा करने वाले ये सभी बड़े लोग मान कबीले के लीडर और उनके साथी थे, जो कि उम्र में काफी ज्यादा बड़े थे और फिर भी उनमें बहुत फुर्ती और ताकत थी। तरुण उनसे बचता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी एक लीडर ने एक साथ ढेर सारे चाकू बहुत तेजी से तरुण को निशाना बनाकर उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो चाकू तरुण के करीब आए, तरुण पल भर में उन सभी चाकुओं को जांचकर और भागते हुए हवा में ही कूदकर इस तरह से घूमा कि सारे चाकू उसके शरीर के पास से होकर गुजर गए, लेकिन एक भी चाकू उसे छू तक नहीं पाया। लीडर ने इससे हैरान होकर मन ही मन कहा, इसके पास पर्पल डायमंड आंखें हैं, सच में ये बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी उस लीडर ने दोबारा से तरुण पर छोटी सुइयों से वार कर दिया। तरुण अपनी पर्पल डायमंड आंखों से उसके इस वार को देखकर मन ही मन कहा, ओह, तो दूसरे लीडर छोटी घातक सुइयों से हमला कर रहे हैं। तरुण ने अब एकदम से भागते हुए बचने के लिए हवा में घूमते हुए गुलाटी मारकर उनके इस वार को भी नाकाम कर दिया और भूतों की चाल का इस्तेमाल करके आगे निकल गया। बड़े लीडर तरुण की इस चाल को पहचान गए और मन ही मन हैरान होकर कहा, इसने अभी भूत की चाल का इस्तेमाल किया, ये बच्चा तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। चलो देखते हैं कि तुम इसका कैसे सामना करोगे बच्चे। इतना कहकर उस लीडर ने एक हथियार निकाला और उससे सीधा तरुण पर वार कर दिया। उस हथियार में से एक साथ बहुत सारी सुइयां निकलकर तरुण की तरफ गोली से भी तेज स्पीड से गई। वो सभी इतनी तेज और ताकतवर थी कि एक पेड़ के आर पार हो गई और पेड़ में कई छेद हो गए। इसके बावजूद भी वो तरुण को लगने ही वाली थी कि तभी तरुण रुककर पीछे मुड़ा और अपने एक और हुनर का इस्तेमाल कर दिया। तरुण के हाथ एकदम से सफेद पड़ गए और वो अपने हाथों से ही उन सभी सुइयों को स्पीड के साथ पकड़कर नाकाम करके वहीं फेंककर फिर से भागने लगा। क्या अभी उसने मेरी सुइयों के बौछार हमले को नाकाम कर दिया, और वो भी अपने हाथों से? ये कैसे मुमकिन है? लीडर काफी ज्यादा चौंककर मन ही मन सोचने लगा। इसकी इतनी हिम्मत, सारे एक साथ मिलकर इस पर हमला करो, आज ये यहाँ से बचकर ना जाने पाए। लीडर गुस्से में जोर से चिल्लाया। तरुण ऊपर उड़ने वाले पहाड़ों से भागते हुए पहाड़ी के नीचे शैतान की घाटी की तरफ बढ़ गया था। वो पहाड़ों पर बंदी जंजीरों का सहारा लेकर वहां से अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। तभी लीडर जोर से चिल्लाया, वो शैतान की घाटी की तरफ बढ़ रहा है, इससे पहले कि ये वहां पहुंचे पकड़ो इसे। जो करना है करो, पर इसे वहां पहुंचने से पहले रोको। उसके इतना कहते ही सभी ने एक साथ दूर से ही तरुण पर हमला कर दिया। सभी ने अपने छुपाए हुए छोटे हथियारों का इस्तेमाल करके तरुण पर हमला किया, पर तरुण उनके सभी हमलों से बचकर निकल गया। तरुण झरने के पास से होता हुआ शैतान की घाटी की तरफ बढ़ता ही गया। शैतान की घाटी तक पहुंचने के लिए आखिरी पहाड़ बचा था, इसलिए अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से फिर से लीडर ने तेज धार वाले छुपे चाकुओं से तरुण पर वार किया, पर तरुण उनसे भी बचकर निकल गया।
वो हमला काफी ज्यादा ताकतवर था। चाकू तरुण को तो नहीं लगे पर जाकर पहाड़ को आपस में जोड़ने वाली जंजीर पर जा लगे और वो लोहे से बनी जंजीर वहीं से टूट गए। तभी तरुण कूदकर जंजीर के टूटे हिस्से को पकड़कर उसके सहारे से वहां से बचकर निकल गया। आगे शैतान की घाटी आ गई थी, इसलिए तरुण शैतान की घाटी के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और नीचे बहते हुए लावे को देखने लगा। तरुण ने मन ही मन खुद से कहा, आखिर आज वो दिन आ ही गया। तभी पीछे से सभी लीडर वहां आ गए और सबसे बड़े लीडर ने गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहा, अब बस बहुत हुआ तरुण, हार मान लो क्योंकि अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। तरुण ने जवाब दिया, मैं अच्छे से जानता हूं कि कबीले के अंदरूनी हिस्से में चुपके से घुसना और वहां की गुप्त तकनीक सीखना सख्त मना है, इसके लिए बिल्कुल भी माफी नहीं है। लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैंने जो भी उससे सीखा है उसे अपने तक ही सीमित रखा है, ये सब मैंने किसी को भी नहीं दिया। मैं ये सब आपसे माफी पाने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटका। मेरी ये जिंदगी और ये सारी टेक्निक मुझे मान कबीले से ही प्राप्त हुई है और आज मैं वो सब आपको वापस लौटा रहा हूं। इतना कहकर तरुण ने मान कबीले से प्राप्त हुई गुप्त तकनीक का सबसे ताकतवर हथियार निकाल लिया। उसे देखकर सभी लीडर चौंक गए। वो हथियार एक काफी ज्यादा ताकतवर और चमकदार मेटल से बना हुआ एक कमल के फूल की शेप में था। उस हथियार को देखकर मान कबीले के सबसे बड़े लीडर ने हैरान होकर मन ही मन खुद से कहा, इसने मान कबीले का सबसे ताकतवर गुप्त हथियार भी बना लिया। वो हथियार तरुण के हाथ में एक बंद कमल के फूल की तरह था। अब तरुण ने उसे अपने हाथ से छोड़ दिया और वो हथियार एक पूरी तरह से खिले हुए कमल के फूल का आकार लेकर तरुण के सामने हवा में एक जगह रुक गया। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से आया और कहां मेरी मंजिल मुझे लेकर जाएगी, लेकिन मैं हमेशा ही मान कबीले का रहूंगा, फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप किसी बाहरी इंसान को नियम तोड़ने के बाद कबीले में रहने की अनुमति नहीं देंगे। अगर ऐसा ही है तो मेरे अवशेषों को इस उबलते हुए गर्म लावा में बहने दे। तरुण ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। इतना कहते ही तरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके शरीर से पीली रोशनी निकलना शुरू हो गई। ये देखकर दो लीडर ने तेजी से तरुण की तरफ झपट्टा मारा, पर तरुण ने बड़े आराम से अपने हाथों से उन्हें पीछे धकेल दिया और वो दोनों लीडर वापस अपनी जगह तक धकेले गए। तरुण के शरीर से अब भी वो पीली रोशनी बाहर निकल रही थी। अब तभी तरुण ने अपने दोनों हाथों को झटके से फैलाया और उसके पहने हुए कपड़े फटकर टुकड़ों में बंधकर कागज के टुकड़ों की तरह हवा में लहर गए और तरुण का शरीर पूरा नंगा हो गया। इसने इस दुनिया के आज तक के इतिहास की सबसे महान अंदरूनी आत्मा की मार्शल आर्ट भी सीख ली। बड़ा लीडर हैरान होकर सोचने लगा, मैं आज ठीक वैसे ही नंगा हो गया हूं जैसे मैं इस दुनिया में आया था। मान कबीले के लिए बुद्ध भगवान का ये क्रोधी कमल मेरा आखिरी उपहार है। अब मैं अपने साथ मान कबीले से ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज लेकर नहीं जा रहा हूं। इतना कहकर तरुण सीधा शैतान की घाटी में बहते हुए लावे में कूदने के लिए आगे बढ़ गया। भगवान बुद्ध के क्रोध का कमल कबीले के सबसे बड़े लीडर के हाथ में आ गया था और उसने पीछे से आवाज लगाकर तरुण को रोकना चाहा, तरुण रुको। उसकी आवाज सुनकर तरुण रुक गया, पर उसने पीछे की तरफ बिल्कुल भी पलटकर नहीं देखा। तरुण रुककर अपने सामने बहते हुए लावे को ही देख रहा था। कबीले के सबसे बड़े लीडर थोड़ा आगे आए और अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार को देखते हुए कहा, ये इस धरती का आज तक का सबसे घातक हथियार है। जिसके पास भी ये हो वो पल भर में किसी भी ताकतवर इंसान को खत्म कर सकता है। तुम्हारे पास ये हथियार था, पर उसके बाद भी तुमने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चाहते तो तुम हम सबको मारकर यहाँ से बड़ी आसानी से भाग सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और इस हथियार को हमें वापस लौटा दिया। इसी से साबित होता है कि तुम मान कबीले के लिए अपने दिल में कितनी वफादारी रखते हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बाहर से आए शिष्य हो, पर तुमने आज जो वफादारी हमें दिखाई है वो किसी और में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए अब तुम्हें ऐसा कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मान कबीले को तुम्हारे जैसे ही वफादार और टैलेंटेड बच्चों की सख्त जरूरत है। तुम हमारे साथ वापस आ सकते हो, इससे हमें बड़ी खुशी होगी। उनकी इस बात को काटते हुए दूसरे लीडर ने कहा, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, हम अपने नियम नहीं बदल सकते। तुम बस चुप हो जाओ। नियम गद्दारों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि तरुण जैसे वफादार, सच्चे और ईमानदार बच्चे के लिए, जिसके दिल में हमारे मान कबीले के लिए इतनी वफादारी है।
सबसे बड़े लीडर ने उस लीडर को जवाब दिया। तरुण ने जब उनकी यह बात सुनी तो बिना पीछे मुड़े शांत होकर जवाब दिया, दूसरे लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं, नियम को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। सब कुछ पता होने के बाद भी मैंने ये गलती की है और अब मुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, वरना कल कोई और भी ऐसी हरकत कर सकता है। आपने मुझे माफ किया ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब मैं मौत के डर से अपने पांव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाने वाला। मान कबीला हमेशा मेरे दिल में रहेगा। इतना कहकर तरुण सामने बहते हुए लावे की नदी में कूद गया, जो कि बहुत गहरी थी। उसके कूदते ही कबीले का सबसे बड़ा लीडर तेजी से उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तरुण लावे की नदी में कूद चुका था और इससे कबीले के सबसे बड़े लीडर की आंखें आंसुओं से भर गई। प्लीज सब्सक्राइब टू ऑडियो स्टूडियो FM। उन्होंने खड़े होकर उस हथियार को अपने हाथों में भींचते हुए भावुक होकर बोले, तुमने ऐसा क्यों किया तरुण? आज तुमने हमको बहुत चौंकाया है। तभी पीछे से एक लीडर उनके पास आया और बोला, मेरे भाई तुम उस गद्दार के लिए इतने भावुक क्यों हो रहे हो? गद्दार? किसने कहा कि वो एक गद्दार था? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को हमारी सारी गुप्त तकनीक सीखने के बाद भी हमारे साथ रहता हुआ देखा है? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी जान देते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को हमारे सबसे ताकतवर हथियार के होने के बाद भी हम पर हमला न करते हुआ देखा है? सबसे ताकतवर हथियार के होने के बाद भी उसने हमें नहीं मारा। चाहता तो मार सकता था, पर उल्टा उसने हमें इस हथियार को उपहार के रूप में सौंप दिया और अपनी जान दे दी। लीडर ने गुस्से से भरकर जवाब दिया। लीडर ने आगे उदास होकर कहा, तरुण एक गद्दार नहीं था, वो एक सबसे ज्यादा काबिल, बुद्धिमान और टैलेंटेड लड़का था। इसके जैसा लड़का पिछले 200 सालों में हमने कभी नहीं देखा। इसके बाद भी कि उसने चुपके से हमारी गुप्त तकनीक सीख ली थी। दूसरे लीडर ने टोकते हुए कहा। ये सुनकर लीडर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर जवाब दिया, अगर तुम भगवान बुद्ध के क्रोध का कमल बना लेते तो मैं तुम्हारी चोरी पर भी अपनी आंखें भींच लेता। तुम गलत थे और मैं भी। इसके ठीक पहले हमारे सामने कबीले की शान का मौका खिसक गया है। अब और कुछ मत कहो और मेरा आदेश सुनो। सभी सदस्य बाहर जाओ और शैतान की घाटी के आसपास तरुण की तलाश करो। मैं उसके शरीर को देखना चाहता हूं। जब तक वो जिंदा हो, अब से तरुण मेरा आंतरिक शिष्य होगा। यदि वह जीवित है तो वह मेरे मुखिया पद का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। जैसा आप कहें। सभी ने एक साथ मुखिया की बात सुनकर जवाब दिया और वहां से तुरंत चले गए। तरुण ऊपर पहाड़ी पर से नीचे गिर गया था। नीचे गिरकर वो मर गया और उसकी आत्मा कई दुनियाओं को पार करती हुई एक दूसरी दुनिया में चली गई। इस दुनिया को देवताओं की दुनिया, गॉड्स लैंड कहा जाता था। पहले वाली दुनिया की तरह ही ये दुनिया भी काफी रहस्यमय थी। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को उनकी शक्तियों के हिसाब से रैंक में बांटा जाता था। इस दुनिया में भी तरुण का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ। तेजस और रोहिणी आज बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज उन्हें उनका पहला बच्चा हुआ था। तेजस इस दुनिया का काफी ताकतवर इंसान था, जिसके पास नीले हथौड़े की ताकत थी और उसकी रैंक 96 थी। तेजस एक अच्छे समुदाय से ताल्लुक रखता था, पर रोहिणी जो कि एक इंसान नहीं थी, उससे प्यार करने की वजह से तेजस को उसके समुदाय के लोगों ने ही वहां से निकाल दिया था। पर इससे तेजस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको उसका प्यार मिल गया था और आज उसका पहला बेटा भी पैदा हो चुका था। आज तेजस और रोहिणी काफी ज्यादा खुश थे। आखिर इतने सालों के बाद उनका परिवार पूरा जो हो गया था। रोहिणी ने अपने बेटे को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था और तेजस के कंधे से अपना सिर लगाकर बैठी हुई थी। रोहिणी ने उदास होकर कहा, कितना अच्छा होता ना अगर आज हम तुम्हारे समुदाय में होते। चारों तरफ खुशी का माहौल होता और हमारे बेटे को लाखों दुआएं मिलती। तुम क्यों उन लोगों का जिक्र कर रही हो रोहिणी, जिन्होंने हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं की? मार्शल हॉल के डर की वजह से उन्होंने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया और आज हम दोनों ऐसे भटकते और छुपते फिर रहे हैं। हमारी इस हालत के आज वही जिम्मेदार है। और रही हमारे बेटे के लिए दुआओं की बात, तो माँ बाप से ज्यादा किसी की भी दुआओं का कभी असर होता है क्या? उसके लिए हम दोनों ही बहुत है। अब बेकार में हमारे बेटे के इस दिन को ऐसे उदास होकर खराब मत करो। आज खुशी का दिन है। इतने सालों बाद ऊपर वाले ने फिर से हमारी झोली खुशी से भरी है। तेजस ने समझाते हुए कहा।
अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने इस बात का जिक्र करके अपने प्यारे पति का मूड खराब कर दिया। चलो अब पहले अपना मूड सही करो और हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा सा नाम सोचने में मेरी मदद करो। रोहिणी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। अब की न तुमने कुछ अच्छी बात। तेजस ने प्यार से रोहिणी की तरफ मुस्कुराकर कहा। अब आपका मूड ठीक हो गया हो तो अपने बच्चे के लिए एक प्यारा सा नाम सोचे। रोहिणी ने तेजस के गाल को हल्का सा खींचते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। तेजस ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया। ठीक है, तो क्या नाम सोचा आपने? रोहिणी ने पूछा। मैं सोच रहा था कि इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम दोनों के नाम जुड़े हो, और वैसे भी हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, तो इसका नाम भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम दोनों के नाम समाये हो। तेजस ने कहा। ये तो आपने बिल्कुल अच्छा सोचा है, तो अब नाम भी बता दो, मैं बहुत बेसब्र हो रही हूँ अपने बेटे का नाम सुनने के लिए। रोहिणी ने उत्सुकता से कहा। मैंने सोचा है कि हम हमारे बेटे का नाम अपने नामों को मिलाकर रखेंगे, मेरे नाम का पहला अक्षर त और तुम्हारे नाम का पहला अक्षर। तेजस ने बताया। मतलब तर पर आपको नहीं लगता कि ये नाम कुछ जचा नहीं हमारे बेटे पर और कुछ ज्यादा ही छोटा है? रोहिणी ने नाक चढ़ाते हुए कहा। तर नहीं रोहिणी, तर भी कोई नाम होता है क्या? तेजस ने बताते हुए कहा। तर नहीं तो फिर क्या? रोहिणी ने पूछा। जिसके अंदर बिजली जैसी गरज और चमक हो वैसा है हमारा बेटा, इसलिए इसका नाम तरुण। तरुण नाम रखेंगे हम हमारे बेटे का। तेजस ने जवाब दिया। तरुण, वाह, ये तो काफी अच्छा नाम है हमारे बेटे के लिए और इस पर पूरी तरह से जचता भी है। इस नाम को सुनकर बिजली की गरज और रोशनी का एहसास होता है, और हो भी क्यों ना। मेरा बेटा भी अपने पिता की तरह एक दिन ताकतवर आदमी बनेगा, जो अपने पिता की तरह बिजली से भरे हुए नीले हथौड़े को चलाएगा। रोहिणी ने खुश होकर कहा। इसके बाद रोहिणी ने अपने बेटे के कान के पास आकर 3 बार उसका नाम पुकारा, तरुण तरुण तरुण। तरुण नाम को सुनकर छोटे से बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मानो वो बताना चाह रहा हो कि उसको ये नाम बहुत पसंद आया। उसे मुस्कुराता देखकर रोहिणी ने मुस्कुराकर कहा, अरे लगता है छोटे तरुण को अपने पिता का दिया हुआ ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया है। आएगा भी क्यों ना, उसके पिता ने जो दिया है। तेजस ने छाती फुलाकर हंसते हुए कहा। तेजस और रोहिणी भी अब एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लग गए। ये तरुण का दूसरा जन्म था और इस जन्म में भी उसका नाम तरुण ही रखा गया था। तेजस और रोहिणी सारी दुनिया से दूर पहाड़ों के बीच अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहते थे। वो सबसे दूर इसलिए रहते थे जिससे किसी को भी उनके बारे में पता ना चले, क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग बुरी तरह से हाथ धोकर पड़े हुए थे और उनसे बचने के लिए ही तेजस और रोहिणी छुप कर रहते थे। शाम हो चुकी थी और तेजस और रोहिणी एक दूसरे के साथ एक बड़ी सी कुर्सी पर सोए हुए थे। तरुण को उन्होंने अपने पास ही एक पालने में लेटाया हुआ था और रोहिणी तेजस की गोदी में बैठे हुए ही साथ में कुर्सी पर ही सो गई थी। तभी उनके घर के बाहर एक हलचल हुई, कोई चीज बड़ी आराम से उनके घर के पास से गुजरी थी और इससे तेजस की आंखें एकदम से खुल गई थी। तेजस नींद से जाग गया था और उसके उठने के बाद रोहिणी भी जाग गई थी। जैसे ही रोहिणी नींद से उठकर कुछ कहने ही वाली थी, तेजस ने एकदम से उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और आसपास हो रही हलचल को महसूस करने लग गया। ये देखकर रोहिणी भी परेशानी में आ गई और सोच में पड़ गई। रोहिणी को ऐसे परेशानी में देखकर तेजस ने धीरे से उसके कान में कहा, बिना कोई आवाज किए खड़ी होकर तरुण को गोदी में उठा लो, यहाँ हमारे अलावा भी शायद कोई है, हमें जल्दी से निकलना होगा। तेजस की बात सुनकर रोहिणी बड़े आराम से उठी और धीरे से बिना कोई आवाज किए तरुण को अपनी गोदी में उठा लिया। तेजस भी धीरे से जाकर घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और रोहिणी पीछे खड़ी होकर दरवाजे की तरफ ही देखने लगी। तेजस को किसी के कदम बड़े आराम से दरवाजे के करीब आते महसूस हुए और तेजस ने तुरंत बिना कोई आवाज किए अपने सीधे हाथ को झटका। एकदम से एक नीले रंग का बिजली की तरह चमकदार बड़ा हथौड़ा उसके हाथ में आ गया और तेजस हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। बाहर की तरफ एक आदमी ने आकर जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, एकदम से अंदर से बड़ी जोर से एक हथौड़ा दरवाजे को तोड़ता हुआ उसके मुंह पर आकर जोर से लगा और वो आदमी सीधा पीछे एक चट्टान पर जाकर लगा। अब तेजस अपने हथौड़े को लिए घर से बाहर निकल आया था और घर के बाहर का माहौल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
वो बुरी तरह से गुस्से से भर गया था। कुछ ताकतवर शक्तिशाली आदमी अपने लोगों के साथ उनके घर को घेरे बाहर खड़े हुए थे। ये वही बुरे लोग थे जिनसे तेजस और रोहिणी छुपते फिर रहे थे और आज उन बुरे लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया था। तेजस को गुस्से में देखकर उनके लीडर ने कहा, आखिरकार तुम हमें मिल ही गए। हमने तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, पर तुम हमें कहीं नहीं मिले, और आज मिले भी तो यहाँ इन पहाड़ों के बीच, जहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब तभी अपने बच्चे को लिए रोहिणी भी पीछे से घबरा कर तेजस के पास आ गई। रोहिणी के पास आते ही तेजस ने धीरे से उससे कहा, तुम्हें मेरी इजाजत के बिना अभी बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी वो लीडर जिसका नाम दारा था, उसकी नजर रोहिणी के हाथों में पकड़े हुए बच्चे पर गई। बच्चे को देखकर दारा ने कहा, ओह, तो तुम दोनों माँ बाप भी बन गए, पर अफसोस इसकी खुशी तुम ज्यादा देर तक नहीं मना पाओगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था दारा। मेरे परिवार पर बुरी नजर डालने वाले के लिए सिर्फ एक ही सजा है, और वो है मौत। या तो हमारा पीछा छोड़कर चुपचाप यहाँ से अपने आदमियों को लेकर चले जाओ, वरना आज तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेजस ने गुस्से में दारा को घूरता हुआ कहा। ओह, मैं तो डर ही गया। दारा ये कहकर जोर से हंसा। उसकी हंसी को देखकर तेजस गुस्से में अपने दांत भींचने लग गया था। दारा ने आगे कहा, चलो तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। ये सुनकर तेजस ने अपनी पत्नी की तरफ हल्के से देखा और रोहिणी तेजस के पास आकर उसके एक हाथ को पकड़कर उसके पीछे डरकर छिप गई। दारा रोहिणी की बात कर रहा था और इससे तेजस की आंखें और ज्यादा गुस्से में आग की तरह जलने लग गई थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पत्नी को तुझ जैसे राक्षस के हवाले करके अपनी जान बचाकर भाग जाऊंगा? इतना कायर समझने की तूने गलती भी कैसे की? हम यहाँ 2 आए थे, पर यहाँ से 3 वापस जाएंगे, और अगर तेरे अंदर मुझे रोकने की ताकत है तो तू रोक कर दिखा देना। मैं तेरे शरीर से तेरी आत्मा को बाहर खींच लूंगा। तेजस ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। एकदम से तेजस का हथौड़ा लाल रंग का हो गया और उसके शरीर से लाल रंग की ऊर्जा निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लग गई थी। ये ऊर्जा मौत के देवता की थी। ये देखकर दारा और उसके आदमी थोड़े घबरा से गए थे, पर तेजस अकेला था और वो इतने सारे शक्तिशाली मास्टर थे, जिन सभी की रैंक 90 से ऊपर थी, और दारा की अकेले की रैंक तेजस की तरह 96 थी। दारा अकेला ही तेजस की टक्कर का योद्धा था, और ऊपर से उसके साथ उसके काफी ताकतवर शक्तिशाली योद्धा भी थे, जो सब मिलकर बड़ी आसानी से तेजस को खत्म कर सकते थे। इसलिए दारा ने हल्का से मुस्कुराकर अपने साथियों की तरफ इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही उसके सभी आदमी तेजस पर टूट पड़े। वो सब मिलकर तेजस को मार तो सकते थे, पर आज तेजस कुछ और ही रंग में दिखाई दे रहा था। तेजस का परिवार आज इतने सालों बाद पूरा हुआ था, और वो उसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तेजस जरा सा भी नहीं घबराता और अपने हथौड़े के एक ही वार में उन सभी को दूर दूर चट्टानों पर फेंक कर मारा। दारा और उसके जैसे उसके कुछ खास मास्टर आराम से खड़े होकर ये सब देखे जा रहे थे। दारा के साथी अब दोबारा गए थे और उन सब ने भी अब अपनी अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकाल लिया था। उन सभी ने तेजस पर हमला बोल दिया। ये देखकर तेजस ने अपनी आत्मा शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया और अपनी गॉड फॉर्म को बाहर निकाल लिया। उसकी गॉड फॉर्म करीब 70 फुट ऊंची थी और उसके हथौड़े का भी साइज इससे काफी ज्यादा बढ़ गया था। तेजस की इस फॉर्म को देखकर सब हैरान हो गए थे। तेजस ने इस बार एक ही वार में दारा के उन साथियों को बुरी तरह से घायल कर दिया। वो सब घायल होकर जमीन पर ही गिर गए और फिर उठ नहीं पाते। ये देखकर दारा भी गुस्से में भर आया था और उसने अपने पास खड़े साथियों से कहा, अब इसका खेल देखते हुए काफी समय हो गया है, अब इसे अपना तरीका दिखाते हैं। इतना कहकर दारा और उसके बाकी के साथी अपनी अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकालकर सीधा तेजस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागे। भाई स्टोरी सब्सक्राइब करो यार। दारा और उसके जैसे उसके ताकतवर मास्टर ने अपनी अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकालकर तेजस पर हमला कर दिया था। तेजस अपनी गॉड फॉर्म में ही था। तेजस ने भी उन्हें अपने ऊपर हमला करता देखकर उन पर भी अपना वार कर दिया और अपने 70 फुट जितने बड़े शरीर से अपना हथौड़ा उठाकर सीधा उनके ऊपर तेजी और ताकत से वार किया। पर उन सब ने तेजस के उस वार से खुद को बचा लिया और एक साथ मिलकर तेजस पर जोर से ताकत के साथ वार किया।
उन सभी का वार बहुत ताकतवर था और तेजस की गॉड फॉर्म टूट गई और वो बड़ी जोर से जमीन पर जाकर लगा। तेजस के जमीन पर गिरते ही रोहिणी घबराकर उसकी चिंता करते हुए एकदम से चिल्ला पड़ी। तेजस ध्यान से अपनी पत्नी को चिंता करते हुए देखकर तेजस ने एकदम से खड़ा होकर उसे शांत करते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तभी एकदम से दारा तेजी से रोहिणी को मारने के लिए उसकी तरफ गया। ये देखकर तेजस अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और बड़ी जोर से अपना हथौड़ा घुमाकर दारा की छाती पर वार किया। दारा सीधा जाकर एक पत्थर से टकराया और वो पत्थर चूर चूर होकर बिखर गया। रोहिणी इससे बुरी तरह से घबरा गई थी और उसे घबराया देखकर तेजस ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत रोहिणी, तुम दोनों अब बिल्कुल सेफ हो। अपने पति की आवाज सुनकर रोहिणी की जान में जान आए और उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। तभी वो देखती है कि तेजस के पीछे से एक मास्टर उस पर हमला करने के लिए आ रहा था। ये देखकर रोहिणी ने घबरा कर तेजी से कहा, तेजस अपने पीछे देखो। तेजस को पहले से ही इस बात का एहसास था और वो रोहिणी को पकड़कर एकदम से वहां से हटाकर थोड़ी दूर दूसरी तरफ ले गया। उस मास्टर का वो वार पूरी तरह से बेकार हो गया था और वो गुस्से से चिल्लाया, तेजस। दारा और उसके बाकी मास्टर एक साथ तेजस और रोहिणी की तरफ आने लगे थे। ये देखकर तेजस ने रोहिणी से कहा, ये सभी अब दोबारा से एक साथ हमला करने के लिए आ रहे हैं। तुम जितना जल्दी हो सके तरुण को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ और तब तक मैं इन सब को संभालता हूँ। ये इतने सारे हैं और सभी काफी ज्यादा ताकतवर है, आप इन्हें कैसे संभालेंगे? रोहिणी ने चिंता करते हुए पूछा। उसकी चिंता तुम मत करो, अभी तुम्हारा और हमारे बच्चे का यहाँ से सही सलामत जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो ये आज कुछ भी कर सकते हैं, तेजस ने समझाते हुए बताया। पर मैं तुम्हें यहाँ अकेले इनके बीच में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तुम अकेले इनका कैसे सामना करोगे? रोहिणी ने फिक्र करते हुए कहा। मैंने बोला ना रोहिणी, मुझे कुछ नहीं होगा, ये कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। तुम तक पहुंचने से पहले इन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। रही मेरी बात तो तेजस ना किसी से डरा है और ना वो इन जैसों से इतनी आसानी से हार सकता है, फिर चाहे अकेला ही 10 से क्यों ना भिड़ना पड़े। जाओ और अपनी और तरुण की हिफाजत करो, तब तक मैं इन्हें निपटा कर आता हूँ, तेजस ने समझाते हुए कहा। तेजस की बात सुनकर रोहिणी तरुण को लेकर वहां से जाने लगी थी। उसे वहां से जाता देखकर दारा ने अपने एक मास्टर से कहा, घोस्ट मास्टर, उन्हें यहाँ से जाने नहीं देना और मेरे लिए उन्हें पकड़ कर लाओ। घोस्ट मास्टर ने जवाब दिया, मुझे बड़ी खुशी होगी मेरे महाराज। इतना कहकर घोस्ट मास्टर उनसे अलग होकर रोहिणी की तरफ तेजी से गया और ये देखकर तेजस ने अपने हथौड़े को जोर से जमीन पर पटक कर मारा। इससे जमीन में दरार खुलती चली गई थी। घोस्ट मास्टर के मुंह पर जमीन में से निकलकर एक पत्थर जोर से लगा और वो उल्टा दारा के पास जाकर गिरा। कहाँ कायरों की तरह भागने की तैयारी कर रहे थे घोस्ट मास्टर। जिंदगी में कभी मर्द बनकर भी किसी का सामना कर पाओगे? तेजस ने घोस्ट मास्टर का मजाक उड़ाकर कहा। तुझे पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी तेजस, अब तेरी पत्नी के साथ साथ तुझे और तेरे उस नन्हे से बच्चे को भी मरना पड़ेगा और इस सब का जिम्मेदार बस तू होगा। घोस्ट मास्टर गुस्से से चिल्लाया और खड़ा होकर तेजस पर हमला करने के लिए भागा। उसकी इस बात से तेजस का गुस्सा भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। जैसे ही घोस्ट मास्टर ने तेजस पर हमला किया, एकदम से तेजस ने थोड़ा सा पीछे हटकर घुमाकर हथौड़ा उस पर सीधा दे मारा। हथौड़ा लगते ही घोस्ट मास्टर सीधा एक पत्थर पर जाकर लगा। इससे घोस्ट मास्टर के साथ ही मास्टर ब्लेड को गुस्सा आ गया। ब्लेड मास्टर ने जोर से गुस्से से चिल्लाकर कहा, तेजस अब तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। इतना कहकर मास्टर ब्लेड भी अब तेजस पर टूट पड़ा और उन दोनों के बीच में काफी भयंकर लड़ाई होने लगी। तेजस ब्लेड मास्टर से काफी ज्यादा ताकतवर था और उसकी रैंक भी उससे ज्यादा थी, इसलिए तेजस बड़े आराम से उसके सभी हमलों को झेल रहा था और फिर उसे भी तेजस ने घोस्ट मास्टर के पास जोर से देकर मारा। अब इसका बहुत हो गया है, चलो अब इस खेल को यही खत्म कर देते हैं, दारा ने अपने सभी साथियों से कहा। तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए दारा और अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चला जाना चाहिए, तेजस ने कहा। तेजस की बात सुनकर दारा ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, मार्शल हॉल इतना कमजोर नहीं है कि किसी की इतनी सी धमकी से डर कर पीछे हट जाएगा। मुझे जो चाहिए वो मैं हमेशा लेकर ही रहता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता।
तो चलो अब इसे यही खत्म कर देते हैं, सिर्फ मैं और तुम, देखते हैं कौन जीतता है। तेजस ने दारा को ललकारते हुए कहा। मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई भी ऐतराज नहीं है, दारा ने डरावनी सी मुस्कान देते हुए कहा। इतना कहकर दारा ने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और उसके हाथों में एक गोल्डन रंग की चमकदार बड़ी तलवार आ गई। उसके बाद वो एकदम से तेजस पर टूट पड़ा। तेजस भी उस पर टूट पड़े थे और उनके बीच में भयानक लड़ाई होने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और नीचे खड़े होकर दारा के साथ ही उनकी लड़ाई देख रहे थे। उन दोनों की लड़ाई इतनी ताकतवर हो रही थी कि दूर से भी उसे देखा जा सकता था। आज दो महायोद्धा आपस में भिड़ रहे थे और धरती भी कांप उठी थी। रोहिणी अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी और उसे भी तेजस और दारा लड़ते हुए नजर पड़ गए थे। रोहिणी ने जब उन्हें लड़ता देखा तो वो तेजस के लिए फिक्र करने लग गई थी और फिर तेजस की बात याद करके तरुण को लेकर वहां से फिर से भागने लगी थी। तेजस और दारा दोनों ही कमाल के योद्धा थे और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर तेजस कुछ ज्यादा ही गुस्से में था क्योंकि आज उसकी पत्नी और बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। तेजस ने दारा पर काफी ताकतवर वार किया और दारा को इससे काफी नुकसान पहुंचा था। तेजस को खुद पर भारी पड़ता देखकर दारा ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया और उसके साथियों ने एकदम से पीछे से तेजस पर वार कर दिया। तेजस उनके पीछे से किए वार से जोर से जमीन पर जाकर लगा। तेजस इससे थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन वो अभी भी अपने हथौड़े को उठाकर लेने के लिए तैयार हो गया था। ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसे अब खत्म ही करना पड़ेगा, दारा ने अपने साथियों से कहा। तो अब इसे मौत के घाट सुला ही देते हैं और फिर इसकी पत्नी और बच्चे को देख लेंगे, ब्लेड मास्टर ने कहा। इतना कहकर उन सभी ने एक साथ अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकाल लिया और एक साथ तेजस पर टूट पड़े। तेजस ने उनसे बचने की काफी कोशिश की और उन्हें मारा भी, पर इस बार तेजस थोड़ा हल्का पड़ गया था। उन सभी ने अब एक साथ मिलकर बड़ी जोर से तेजस को मारा। ये इतना ताकतवर वार था कि तेजस वहां से सीधा भागती हुई अपनी पत्नी के पास जाकर गिरा। रोहिणी भी उसे देखकर घबरा गई। रोहिणी दौड़कर तेजस के पास आकर उसे खड़ा करते हुए पूछी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तेजस ने अपने मुंह से खून थूक कर बताया। तुम्हें अभी तक किसी सेफ जगह पर पहुंच जाना चाहिए था, तेजस ने अपना हथौड़ा संभालते हुए रोहिणी से कहा। मैं उसी की कोशिश कर रही थी, पर आप अब काफी ज्यादा घायल हो गए हैं और अब आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे, रोहिणी ने चिंता करते हुए कहा। तभी वहां पर दारा और उसके साथी आ गए और दारा ने रोहिणी को देखकर हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम अपने पति को छोड़कर अब तक तो कहीं छुप गई होगी, पर देखो तुम तो हमें दोबारा यही मिल गई। आज ऊपर वाला भी हमारे ऊपर ही मेहरबान है। अभी इतनी जल्दी नहीं दारा, जब तक मैं जिंदा खड़ा हूँ तब तक अगर तू इसे छू भी जाए तो मैं तुझे मर्द समझ लूंगा, तेजस ने अपना हथौड़ा उठाकर कहा। इतना सुनते ही दारा और उसके साथी सभी एक साथ तेजस पर टूट पड़े। तेजस रोहिणी को पीछे हटाकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ गया, लेकिन वो काफी घायल हो चुका था। दारा और उसके साथियों ने इस बार उसे बहुत मारा, तेजस ने भी उन सबको बहुत मारा, पर इस बार तेजस उन सब के सामने ज्यादा टिक नहीं पाया और सीधा मुंह के बल जमीन पर अपनी पत्नी के पास आकर गिरा। इस बार तेजस उठ नहीं पाया और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून बहने लग गया था। ये देखकर रोहिणी की आंखों में आंसू भर आए थे। तभी दारा ने रोहिणी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या बोला था तूने? जब तक तू जिंदा है मैं इसे छू नहीं सकता, छूना तो छोड़, इसे अभी तेरी आंखों के सामने मारकर दिखाता हूँ। दारा रोहिणी की तरफ आ ही रहा था कि तभी रोहिणी ने गुस्से से भरकर कहा, जैसा कि मेरे पति ने कहा तू मुझे छू भी नहीं सकता। इतना कहकर रोहिणी ने अपने एक हाथ से अपनी तरफ आते दारा पर एक ऊर्जा छोड़ दी और दारा एकदम से जोर से जाकर अपने साथियों से टकराया और वो सब दारा के साथ साथ जमीन पर घिसट गए। ये देखकर तेजस ने जल्दी से खड़ा होने की कोशिश की, पर वो फिर से जमीन पर गिर गया। रोहिणी ने अपनी आंखों में आंसू भरे तेजस की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर देना तेजस, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी वजह से तुमने बहुत दुख सहे हैं और मैं तुम्हें ऐसे और कुछ सहता नहीं देख सकती। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। मैं मरने के बाद भी उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है। हम दोनों की जिंदगी में खुशियां आए भी तो बस कुछ पल के ही लिए और अब उसे ये पल भर की खुशियां भी मंजूर नहीं है।
हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर अब मुझे ये करना ही होगा। मुझसे वादा करो कि हमारे बच्चे को हमेशा सबसे बचा कर रखोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे, इसे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे, वादा करो। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो रोहिणी, प्लीज ऐसा मत करो। तेजस ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे माफ कर दो तेजस, पर अब तुम्हें और हमारे बच्चे को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, रोहिणी ने रोते हुए कहा। इतना कहकर रोहिणी ने अपनी गोदी में लिए हुए अपने बच्चे के माथे को चूमकर उससे कहा, तुम्हें एक दिन बहुत ताकतवर इंसान बनना है मेरे बेटे। इस दुनिया से इन सभी बुराइयों को जड़ से खत्म करना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर रोहिणी ने तरुण को तेजस के पास जमीन पर लेटा दिया और अपने आंसू पोंछकर खुद को सेक्रीफाइस करने लग गई। दारा और उसके सभी आदमी ने एक साथ रोहिणी को रोकने के लिए उस पर झपट्टा मारा, पर एकदम से रोहिणी के शरीर में से एक ताकतवर ऊर्जा की फोर्स निकली और वो सभी दूर दूर जाकर गिरा। वो दोबारा उठकर रोहिणी की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, पर रोहिणी के शरीर में से ऊर्जा का बहाव इतना तेज निकल रहा था कि वो रोहिणी के थोड़े भी करीब नहीं जा पा रहे थे। रोहिणी अपने बेटे और पति को बचाने के लिए अपना बलिदान देने लग गई थी और इससे आसमान में बादल घुटने लगे थे, बिजली चमकने लग गई थी, चारों तरफ तूफान आना शुरू हो गया था। तेजस ने भी बैठा होकर रोहिणी को रोकने के लिए उसकी तरफ घुटनों के बल बढ़ने की कोशिश की, पर वो भी उसके करीब नहीं जा पाया। तभी रोहिणी के शरीर से लाल ऊर्जा निकलने लगी, ऊपर आसमान पर एक गोल लाल रंग की रिंग बनना शुरू हो गई। तभी रोहिणी के शरीर से एक तेज रोशनी चमकती लगी, जिस वजह से कोई उस तरफ देख नहीं पाता, और फिर एकदम से सब शांत हो गया। इससे तेजस की आंखों से एकदम से आंसू निकल आते हैं और वो तेज आवाज में रोते हुए चिल्लाकर पुकारता है, रोहिणी। रोहिणी के बलिदान के बाद उसकी जगह पर एक नीला छोटा पौधा बन गया था। तेजस उसे देखकर अपने बहते आंसू रोक नहीं पाया। तभी आसमान में बनी लाल रिंग तेजस के अंदर समानी शुरू हो गई। ये देखकर दारा, घोस्ट मास्टर और ब्लेड मास्टर तीनों उसे मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागे। वो तीनों जैसे ही तेजस के करीब आए तो एकदम से तेजस के शरीर से एक ताकतवर फोर्स निकली, जिसने उन तीनों को ही पीछे फेंक कर मारा। वो तीनों काफी दूर हवा में धकेले गए, पर उन्होंने गिरने से खुद को संभाल लिया। पल भर में तेजस के अंदर वो लाल रिंग पूरी तरह से समा गई और इसी के साथ तेजस की सोल पावर भी बढ़ गई। तेजस के शरीर में लाल रंग की ऊर्जा लाल रंग की बिजली के साथ दौड़ने लग गई थी। तेजस की आंखें गुस्से में आग की तरह जलने लग गई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल पड़ गई थी। तेजस से थोड़ी दूर पड़े उसके हथौड़े के अंदर भी लाल रंग की ऊर्जा और बिजली दौड़ने लग गई थी और हथौड़ा हवा में उठने लग गया था। हथौड़ा एकदम से तेजस के हाथ में उड़कर आ गया। तेजस के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और काफी बढ़ गई और ये देखकर दारा और उसके बाकी मास्टर घबरा गए। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो गई। अब यहां से मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। उसकी मौत का बदला तुम अपनी जान देकर चुकाओगे, तेजस ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। इतना कहकर तेजस और ऊपर हवा में उड़ने लग गया और वहां जोर का तूफान आना शुरू हो गया। ये देखकर दारा ने अपने साथियों से पूछते हुए कहा, ये आखिर अब करने क्या वाला है? दारा ने अभी ये पूछा ही था कि तेजस ने एकदम से अपनी गॉड फॉर्म को बाहर निकाल लिया और इस बार उसकी गॉड फॉर्म पहले से ज्यादा बड़ी और ताकतवर दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये इसने कैसे किया? इतनी बड़ी और ताकतवर गॉड फॉर्म नामुमकिन, दारा ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं तुम सबको आज यही खत्म कर दूंगा दारा, तेजस ने गुस्से में कहा। इतना कहकर तेजस ने अपने गॉड फॉर्म वाले शरीर से अपने उस बड़े हथौड़े को उठाया और पीछे की तरफ खींचकर जोर से वार कर दिया। इससे बचने के लिए मार्शल हॉल के सभी लोगों ने एक साथ अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तेजस के इस वार को रोकने की कोशिश की और एक बड़ी सी शील्ड भी बना ली। पर इस बार वो सभी तेजस के सामने कमजोर पड़ गए। वो सभी साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ तेजस के हथौड़े को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजस का ये वार उनसे काफी ज्यादा ताकतवर था। वो सभी इस वार को रोक नहीं पाते और हथौड़ा उन पर बड़ी जोर से लगा। तेजस के इस वार से उनकी शील्ड टूट गई और वो सभी इस वार की फोर्स से दूर दूर जाकर गिरे। तुम्हें भी आज यही मरना होगा, मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा, तेजस ने फिर से गुस्से से कहा और दोबारा से हथौड़े को उठाकर उन पर देकर मारा।
ये वार दारा और उसके साथी मास्टर्स पर काफी भारी पड़ गया और उनके मुंह से खून बाहर निकल आए। वो सभी अब उठने की हालत में नहीं थे। इस पर तेजस अपना तीसरा सबसे ताकतवर वार उन पर करने को तैयार हो गया और अपने हथौड़े को पूरा पीछे ले गया और पूरी ताकत से दारा और उसके साथियों को मारने के लिए आगे की तरफ लाने लगा। दारा और उसके सभी साथी तेजस के इस वार को पहचान गए और तभी दारा ने सभी से कहा, अब हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, ये काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है और अगर उसका ये वार हमें लगा तो हम पक्का मारे जाएंगे। तो अब बेहतर यही है कि हम सब यहाँ से भाग चले, वैसे भी हमें जो चाहिए था वो तो अब वैसे भी नहीं रहा। दारा की बात सुनकर उसके सभी साथियों ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तेजस का वो वार लगने से पहले ही वहां से एकदम से गायब हो गए। उनके भाग जाने के बाद तेजस का वार खाली जमीन पर बहुत जोर से लगा। उसका वार इतना ताकतवर था कि धरती ही फट गई, पर उससे पहले ही दारा और उसके सभी साथियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये देखकर तेजस ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, आह मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा दारा। काया कहीं के। तरुण नीचे धरती पर लेटा हुआ था और अब उसने रोना शुरू कर दिया था। तेजस का ध्यान अपने गुस्से से हटकर अपने रोते हुए बच्चे पर गया। वो शांत होकर फिर से नॉर्मल हो गया और अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया। अपने पिता की गोद में आते ही तरुण बिल्कुल चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। उसे ऐसे मुस्कुराता देखकर तेजस के चेहरे से गुस्सा चला गया और वो अब उस नीले रंग के पौधे के पास गया, जो रोहिणी के बलिदान के बाद उसकी जगह पर बन गया था। तेजस ने अपने हथौड़े को अपनी शक्ति से वापस अंदर समा लिया और एक हाथ में उस पौधे और दूसरे में अपने बेटे को लेकर तेजस वहां से चला गया। शहरों से काफी दूर जंगल के बाहरी किनारे पर एक गांव था, जिसका नाम संतों का गांव था। तेजस नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनका पता लगे, इसलिए तेजस पौधे को जंगल में ही एक जगह गाड़कर उस गांव में रहने के लिए चले गए। ये गांव बहुत छोटा था, यहाँ पर सिर्फ आम किसान लोग ही रहते थे, इसलिए तेजस ने अपनी सोल को अपने अंदर ही छिपा लिया। वहां गांव का मुखिया तेजस और गोद में लिए बच्चे से मिला। मुखिया को एक कहानी बताकर तेजस अपनी असली पहचान छिपा ली। ये बात उसने मुखिया को बिल्कुल सही बताया कि तरुण की मां किसी की वजह से मारी गई और अपने आप को एक लोहार बताया। गांव का मुखिया एक नेक दिल आदमी था, जिसने नन्हे तरुण पर तरस खाकर गांव से थोड़े ही बाहर नदी के पास बने घर को तेजस को सौंप दिया। तेजस ने अब यहीं रहकर लोहारी की और अपने बेटे को भी पाला। तरुण की देख रेख करने और तेजस का हाल जानने के लिए मुखिया भी वहां हर रोजा जाया करते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। तेजस सिर्फ लोहारी करके किसानों के लिए औजार बनाते और अपने बेटे का ध्यान रखते, लेकिन अपनी बीवी को खोने का गम उनकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था, जिससे उन्हें शराब की लत लग गई। तेजस को गम में लगी शराब की लत से तरुण की परवरिश में कमी आ गई। मुखिया ने तेजस को बहुत समझाया, लेकिन ना मानने पर वो खुद तरुण के खाने पीने के लिए खाना और उसकी देखरेख के लिए वहां ज्यादा समय देने लगे। हालांकि जब वो वहां नहीं होते थे, तो शराब के नशे में होने के बाद भी तेजस अपने बच्चे का ध्यान रखते, क्योंकि वो कितनी भी क्यों ना पी ले उन्हें ज्यादा असर नहीं होता था। ऐसे ही समय बीतता गया और तरुण धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। ऐसे ही जिंदगी चलती रही और 6 साल कब बीत गए, इसका पता ही नहीं चलता। 6 साल बाद इस सब को हुए 6 साल बीत चुके थे और अब तरुण 6 साल का हो चुका था। जैसे जैसे तरुण बड़ा हो रहा था, उसे अपने पिछले जन्म की बातें धीरे धीरे याद आती जा रही थी। पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था ये अभी तक उसकी यादों में धुंधलाया हुआ था, पर पिछले जन्म में उसने जो जो तकनीक सीखी थी और उसको धीरे धीरे याद आ रही थी। हर रोज की तरह तरुण दूर एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर ध्यान लगाकर पिछले जन्म की तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। तरुण ने अपने पिछले जन्म को याद करता हुआ मन ही मन कहा, उस दिन के बाद आज मैं यहाँ एक बच्चे के रूप में हूँ और पता नहीं क्यों बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे काफी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इस दुनिया को गॉड्स लैंड कहा जाता है। जब भी यहाँ कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसे अपनी एक एबिलिटी को जगाना पड़ता है, जिसे यहाँ पर आत्मा शक्ति बोला जाता है। तरुण अपनी आंखें बंद किए ध्यान लगा रहा था, तभी जंगल में से कुछ नीले पौधों में से एक ऊर्जा निकलकर तरुण के शरीर के अंदर समाने लगी और तरुण अपने सामने एक कमल को बनाने की कोशिश में जुट गया, पर वो इस बार भी नाकाम हो गया। अरे नहीं, मैं आज फिर से नाकाम हो गया। मैं मान कबीले के पहले स्तर को भी पार नहीं कर पा रहा हूँ।
पिछले 3 महीनों से यही चलता आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि पर्पल आंखें भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। लगता है कि अभी तक मैं अपने आप को उस पिंजरे से अच्छे से आज़ाद नहीं करा पाया हूँ, जो मुझे जल्दी से सीखने में मदद करेगा। ये दुनिया पिछली दुनिया से काफ़ी अलग है और यहाँ पर योद्धाओं के 9 लेवल होते हैं और मैं अभी तक पहले पर ही हूँ। चलो अब मुझे काफ़ी देर हो गई है, मुझे अब घर वापस चलना चाहिए। तरुण ने मन ही मन कहा और पहाड़ी से भागकर अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। आज पूरे गांव में बस एक बात पर ही चर्चा चल रही थी कि कोई सूर्या नाम का मास्टर उनके गांव में बच्चों की आत्मा शक्ति को जगाने के लिए आ रहा था। तरुण भी पहाड़ी से भागकर अपने गांव की तरफ तेजी से आ रहा था और वो शायद अभी इस बात से अनजान था। गांव का बूढ़ा मुखिया सभी को उस मास्टर के आने की जानकारी दे रहा था और उनसे उनके बच्चों को पुराने मंदिर में भेजने के लिए कह रहा था, ताकि वो मास्टर उन सभी बच्चों की आत्मा शक्ति को जगा कर चेक कर सके। तरुण भी गांव के बीच से होता हुआ गांव के दूसरी तरफ नदी के पास बने एक पुराने लड़की के घर के पास पहुंच गया था और दरवाजे से अंदर घुसता हुआ कहता है, पापा देखो मैं घर वापस आ गया। उसके पिता कुर्सी पर बैठे हुए मेज पर अपने हाथ मुंह रखकर सोए पड़े थे। तरुण अब उनके लिए सुबह का नाश्ता तैयार करने लगा और उनके पास मेज पर खाना रख दिया। तरुण ने पिताजी को जगाते हुए कहा, पिताजी सुबह हो गई है और खाने का समय भी हो गया है, चलो उठो और नाश्ता कर लो। तरुण की आवाज सुनकर उसके पिता अपनी आंखें मसलते हुए बैठे होने लगे। पिताजी ने जम्भाई लेते हुए कहा, सुबह भी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। शायद इसलिए क्योंकि आपने देर रात तक काम जो किया था, तो इसलिए आप थक कर शायद लेट सोए होंगे, तरुण ने कहा। इतना कहकर तरुण ने बर्तन लेकर उसमें अपने और अपने पिता के लिए खाना डाल लिया और अपने पिता को खाना देकर खुद भी बैठकर उनके साथ खाना खाने लगा। तभी किसी ने बाहर से उनके घर के दरवाजे को खटखटाया। तरुण उठकर दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोलकर देखा कि गांव के मुखिया वहां खड़े हुए थे। उन्हें देखकर तरुण ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम दादाजी। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, मुखिया ने आशीर्वाद देते हुए कहा। मुखिया ने आगे पूछा, तरुण बेटा तुम्हारा पिता कहाँ है? अंदर नाश्ता कर रहे हैं, तरुण ने बताया। इतना सुनकर मुखिया घर के अंदर घुस गए और तरुण के पिता से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी तरुण के पिता ने उन्हें टोककर कहा, मुझे पता है कि आप यहाँ तरुण को लेने आए हैं ताकि नॉर्डिंग शहर से आने वाले मास्टर से इसकी आत्मा शक्ति को जागृत करवा सको। हाँ बिल्कुल सही कहा, मुखिया ने जवाब दिया। अब पिताजी ने तरुण की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर दोपहर के खाने तक वापस आ जाना। तरुण ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और मुखिया के साथ वहां से चला गया। मुखिया तरुण और गांव के कई बच्चों को लेकर पुराने मंदिर पहुंच गया। मैं 6 साल का हूं और आज अपनी आत्मा शक्ति को जगाने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ सब कहते हैं कि किसी की भी आत्मा शक्ति कुछ भी निकल सकती है, पता नहीं मेरी क्या निकलेगी। तरुण ने मन ही मन चिंता करते हुए खुद से कहा। मुखिया मंदिर के बीचों बीच रखे एक टूटे पत्थर के सामने आकर रुक गया। उस पर पड़े एक गड्ढे जैसे टूटे निशान को दिखाकर बच्चों को बताते हुए कहा, बच्चों ये निशानी हमारे गांव में एक महात्मा के द्वारा छोड़ी गई है, जब उन्होंने अपने एक ही हाथ के वार से इस पत्थर से बने पिलर को तोड़कर गिरा दिया था। ये सुनकर सभी बच्चे बड़े आश्चर्य से उस पत्थर की तरफ देखने लगे। तभी तरुण को वहां किसी के अचानक से आने की आहट हुई और तरुण ने अपनी तिरछी नजर से उस तरफ देखा। तभी एक आदमी बड़ी तेजी से बाहर की तरफ से मंदिर के ऊपर से होकर नीचे की तरफ बड़े प्यार से कूदकर जमीन पर उतर गया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही मास्टर था, जो आज बच्चों की आत्मा शक्ति को जगाने के लिए गांव में आने वाला था। मास्टर बड़े ही आराम से ऊपर से कूदकर नीचे उतर गया और फिर तभी सभी बच्चों और मुखिया का ध्यान उस तरफ चला गया। उस मास्टर की उम्र करीब 21 साल के करीब थी और वो एक दरवाजे के पास खड़ा होकर पहले सभी बच्चों पर नजर डालने लगा। तभी गांव के मुखिया ने आगे आकर मास्टर सूर्या से कहा, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप यहाँ आए। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें इसे अभी शुरू करना होगा, मास्टर सूर्या ने थोड़े सख्त मिजाज से कहा। उसकी बात सुनकर मुखिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर पीछे बच्चों की तरफ मुड़कर उन्हें बताते हुए कहा, बच्चों ये युद्ध कला के मास्टर सूर्या है, जो नॉर्डिक शहर से यहाँ तुम्हारी आत्मा शक्ति को जगाने आए हैं।
आत्मा शक्ति के जागृत होते समय अच्छे से ध्यान लगाना। मुझे उम्मीद है कि तुम में से ही कोई एक आत्मा शक्ति का गुरु जरूर बनेगा। मुखिया की ये बात सुनकर मास्टर सूर्या ने दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाते हुए कहा, शायद पिछले साल भी आपने यही कहा था। क्या आपको लगता है कि एक आत्मा गुरु बनना इतना आसान है? मैं पिछले 6 गांव से बच्चों को चेक करके आया हूं और उनमें से एक के भी पास आत्मा शक्ति नाम की चीज भी नहीं थी। अब मैं समझा केवल बड़े समुदायों से ताल्लुक रखने बच्चे ही आसानी से आत्मा गुरु बन पाते हैं। हम जैसे लोगों के लिए तो ये काफी कठिन है। मुखिया ने मास्टर सूर्य की बात सुनकर कहा। ये सुनकर वो मास्टर सीधा कमरे के अंदर चला गया और उसके अंदर जाने के बाद मुखिया ने भी सभी बच्चों को अंदर उस कमरे में भेज दिया और खुद बाहर खड़ा होकर बच्चों के बाहर आने का इंतजार करने लगा। बच्चों के कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया और मुखिया बाहर वहीं बैठ गया। वो कमरा अंदर से काफी आलीशान बना हुआ था और सभी बच्चे उसमें इधर उधर चीजों को छेड़ते हुए घूमने लग गए। मास्टर सामने बनी कुछ लकड़ियों की सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर सभी बच्चों से कहा, सभी बच्चे एक साथ लाइन में आकर खड़े हो जाओ। उसकी आवाज सुनकर इधर उधर घूमते हुए सभी बच्चे झट से आकर एक कतार में खड़े हो गए। मास्टर ने आगे बताते हुए कहा, मेरा नाम सूर्या है और मैं 26 लेवल का आत्मा गुरु हूँ। आज मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा शक्ति को जगाने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं एक एक करके तुम सभी की आत्मा शक्तियों को जगाऊंगा। इतना कहकर मास्टर सूर्या ने अपने हाथ से कुछ पत्थरों को सामने हवा में फेंक दिया और वो सभी गोल आकार में बच्चों के सामने घूमने लग गए। ये देखकर सभी बच्चे सरप्राइज हो गए। तभी मास्टर सूर्या ने दोबारा से कहा, याद रखना बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इतना कहकर मास्टर सूर्या ने लाइन में पहले स्थान पर खड़े एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम चलो आगे आओ। मास्टर की बात सुनकर वो बच्चा आगे आ गया और घूमते हुए उन पत्थरों के बीच में आकर खड़ा हो गया। तभी मास्टर सूर्या ने अपने हाथों से ऊर्जा एक पत्थरों पर छोड़ते हुए उस बच्चे से कहा, बिल्कुल भी मत डरना, अपनी आंखें बंद करो और इसे महसूस करो। मास्टर की बात सुनकर उस बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और घूमते हुए पत्थर थोड़े नीचे आकर उसकी छाती के दायरे में आकर घूमने लगे। मास्टर सूर्या ने तभी अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकाल लिया और एक बड़े से भेड़िए में बदल गए। ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर गए और गोले के अंदर खड़ा हुआ बच्चा डरकर पीछे हटने लगा, पर तरुण बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और बाकी बच्चों की तरह इससे बिल्कुल भी नहीं घबराता। गोले में खड़े बच्चे को पीछे हटते देखकर भेड़िए में तब्दील हुए मास्टर सूर्या ने कहा, हिलो मत बच्चे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये मेरी आत्मा शक्ति है जो कि एक भेड़िए की है, इससे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई भी आत्मा गुरु बन तो तुम भी इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। एक इंसान एक भेड़िए में बदल गया, नहीं, उसके पास भेड़िए की शक्ति है। एक आत्मा गुरु को अपनी शक्ति को ऐसे इस्तेमाल करता देखकर काफी अच्छा लगा। तरुण ने मन ही मन खुद से कहा। अब सोल मास्टर सूर्या ने ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपनी शक्ति की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ा दी, जिससे गोले के अंदर खड़ा हुआ बच्चा धीरे से ऊपर हवा में उठने लगा। अपना सीधा हाथ आगे करो और मुझे अपनी आत्मा को दिखाओ, मास्टर सूर्या ने उस बच्चे से कहा। मास्टर की बात सुनकर उस लड़के ने अपने सीधे हाथ को आगे किया और एकदम से एक दराती निकलकर उसके हाथ से बाहर आ गई, जिसे देखकर मास्टर सूर्या ने बताते हुए कहा, ये एक टूल सोल है, तुम अपनी इस आत्मा का एक हथियार के रूप में तो इस्तेमाल कर पाओगे, पर चलो अब देखते हैं कि तुम्हारी इस आत्मा में थोड़ी बहुत पावर है या नहीं। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम अपनी इस टूल सोल को एक बार सोल मास्टर की तरह तैयार कर पाओगे। इतना कहकर मास्टर ने अपने हाथ से एक नीले रंग का गोला निकालकर उस बच्चे के सामने हवा में छोड़ दिया। उस गोले को देखकर उस लड़के ने हैरान होकर पूछा, मास्टर, मुझे अब क्या करना होगा? अपनी आत्मा को फिर से वापस रखो और अपने उसी हाथ को इस गोले पर रखो, मास्टर सूर्या ने समझा कर बताया। उनकी बात सुनकर वो बच्चा अपनी दरांती की आत्मा को वापस रखने की कोशिश करने लगा और वो इसमें कामयाब भी हो गया। उसके बाद उसने अपने सीधे हाथ को अपने सामने उड़ रहे नीले गोले पर रख दिया। तुम्हारे पास थोड़ी सी भी पावर नहीं है, तुम एक आत्मा गुरु नहीं बन सकते, वापस जाकर खड़े हो जाओ, मास्टर सूर्या ने निराश होकर बताया।
उसके बाद मास्टर सूर्य ने एक एक करके सभी बच्चों को ऐसे ही चेक किया और सभी बच्चों के पास खेती बाड़ी से जुड़ी हुई आत्मा ही निकली। ये सभी बस यूजलेस मार्शल आत्माएं हैं। ना ही इनसे किसी पर वार किया जा सकता है और ना ही अपने आप को इनकी मदद से बचाया जा सकता है। मास्टर सूर्या ने निराश होकर मन ही मन कहा। सभी बच्चों को उन्होंने चेक कर लिया था और सभी के पास इसी तरह की मार्शल आत्मा मिली थी। अब बस तरुण और एक लड़की बचे हुए थे। तरुण सबसे आखिर में खड़ा हुआ था, इसलिए वो लड़की तरुण से पहले अपनी आत्मा को जागृत कराने के लिए आगे आ गई। वो लड़की गोले के अंदर जाकर खड़ी हो गई और अपना सीधा हाथ आगे करके अपनी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ से एक नीला पौधा निकलकर सामने आ गया, जिसे देखकर मास्टर सूर्या ने बताते हुए कहा, नीले पौधे की आत्मा, ये भी एक यूजलेस मार्शल आत्मा ही है। इसके बाद मास्टर उस लड़की की आत्मा शक्ति को चेक करने लगे और बाकी बच्चों की तरह उस लड़की के पास भी कोई पावर नहीं थी। वो लड़की भी अब निराश होकर वापस लाइन में आकर सबके साथ खड़ी हो गई। अब बस अकेला तरुण ही बचा था और वो भी बिना कोई समय गवाए आगे जाकर मास्टर के सामने उस गोले में खड़ा हो गया। गोले के अंदर जाते ही तरुण के शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा घूमनी शुरू हो गई और वो भी ऊपर हवा में उठना शुरू हो गया। मुझे ये हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ अनलॉक हो गया हो, तरुण ने मन ही मन कहा। मास्टर को भी तरुण के अंदर छिपी किसी ऊर्जा का एहसास हो रहा था और उन्होंने हैरानी के साथ तरुण को देखते हुए मन ही मन कहा, इस बच्चे के पास कुछ तो सबसे अलग है। तभी तरुण ने अपना सीधा हाथ आगे किया और उसके हाथ से भी एक नीले रंग का पौधा निकलकर बाहर आ गया, जिसे देखकर मास्टर सूर्या ने कहा, नीला पौधा, एक और बेकार की मार्शल आत्मा। उनका सभी का ध्यान बस तरुण के सीधे हाथ पर ही था, पर अचानक से तरुण के उल्टे हाथ में एक नीला हथौड़ा निकलकर बाहर आ गया था। उस पर किसी का भी ध्यान नहीं था, इसलिए तरुण ने अपनी मुट्ठी भींचकर उसे वापस से छुपा लिया और बड़ी हैरानी के साथ अपने उल्टे हाथ की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दोबारा इस गांव में आकर बस अपना समय ही बर्बाद किया है, मास्टर सूर्या ने निराश होकर कहा। मास्टर की बात सुनकर सभी बच्चों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी मास्टर सूर्या ने तरुण के चारों तरफ घूमते हुए अपने पत्थरों को वापस खींच लिया और सभी बच्चों से कहा, चलो ठीक है बच्चों, अब तुम सब वापस जा सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चे अपनी गर्दन नीचे झुकाकर वापस बाहर की तरफ जाने लगे, पर तरुण वहीं खड़ा हुआ था और उसने मास्टर सूर्या से कहा, आपने सभी की आत्मा पावर को चेक किया, पर आपने अभी तक मेरी पावर को चेक नहीं किया है। भूल जाओ बच्चे, मैंने आज तक किसी भी नीले पौधे की आत्मा वाले बच्चे की पावर नहीं देखी, मास्टर सूर्या ने जवाब देकर कहा। मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए, तरुण ने कहा। तरुण की बात सुनकर मास्टर सूर्या ने अपने हाथ में नीले रंग का गोला पकड़े ही तरुण की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, यह बच्चा बाकियों से कुछ अलग है। मास्टर सूर्या ने आगे तरुण की तरफ गोले को भेजते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। नीले रंग का गोले तरुण के ठीक सामने आकर रुक गया और तरुण अपना सीधा हाथ उस गोले पर रखकर ध्यान लगाने लगा। तरुण के शरीर से भरी मात्रा में ऊर्जा उस गोले पर पड़ना शुरू हो गई और वो गोला बहुत जोर से चमकने लगा। ये देखकर मास्टर सूर्या की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने हैरान होकर मन ही मन कहा, जब भी मेरी से क्रिस्टल बॉल धीमी चमकती है, इसका मतलब कि सामने खड़े इंसान के अंदर सोल पावर है, पर अब ये इतने तेज चमक रही है, तो क्या ये बच्चा? पर ये कैसे हो सकता है? इतना सोचने के बाद मास्टर अपने ख्याल से बाहर आया और एकदम से एक हल्का सा झटका देकर तरुण को बॉल से पीछे कर दिया। मास्टर सूर्या ने तरुण को बताते हुए कहा, बच्चे तुम पूरी आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुए हो। इस पर तरुण हैरान होकर उनसे पूछता है, पूरी आत्मा शक्ति मतलब? पूरी आत्मा शक्ति का मतलब है कि या तो अभी तक किसी भी बच्चे के पास आत्मा शक्ति के नाम पर ना के बराबर भी पावर नहीं थी, पर तुम्हारे पास पावर भी है और वो पावर अपने मैक्सिमम लेवल पर है, यानी तुम पावर के 10वें लेवल पर हो, जो इस चरण का आखिरी लेवल होता है। अगर तुम्हारे पास हम सब की तरह थोड़ी बहुत पावर होती तो तुम्हें मेडिटेशन के द्वारा उसे बढ़ाना पड़ता, पर तुम्हें उसकी अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि तुम जन्म से ही फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो और आगे इससे तुम्हें काफी फायदा होने वाला है, मास्टर सूर्या ने समझाकर बताते हुए कहा। मैक्सिमम सोल पावर, उस क्रिस्टल बॉल ने मेरी अंदरूनी मार्शल आर्ट को अपने अंदर समा लिया।
क्या इस दुनिया में सोल पावर की? मास्टर की बात सुनकर तरुण सोच में पड़ गया और मास्टर सूर्या ने उसे उलझा देखकर आगे बताते हुए कहा, मार्शल आत्मा का हर 10वां लेवल हमें एक टाइटल देता है। जब किसी की मार्शल आत्मा को जगाया जाता है तो उस समय की जागृत हुई मार्शल आत्मा से वो इंसान सोल वॉरियर कहलाता है। जिनकी सोल पावर कम होती है वो सोल वॉरियर के लेवल 1 पर होते हैं और जिनकी सोल पावर ज्यादा होती है वो लेवल 10 के सोल वॉरियर होते हैं। ये वो होते हैं जो फुल सोल पावर के साथ पैदा होते हैं, जैसे कि तुम। मैं आज से पहले कभी किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ हो। जब मेरी आत्मा को जगाया गया था तब वो बस लेवल 2 की सोल पावर थी। ये बस लेवल 10 तक ही पहुंचती है। क्या इससे आगे नहीं जा सकती? तरुण ने सवाल किया। तरुण के इस सवाल को सुनकर मास्टर पहले अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने अपनी भेड़िए की आत्मा को वापस समा लिया और अपने इंसानी रूप में आकर बताते हुए कहा, सोल रिंग के बिना ये इससे आगे नहीं जा सकती। चाहे तुमने कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग क्यों न की हो, तुम अगले टाइटल तक नहीं पहुंच सकते। सोल रिंग, ये वही है ना जो रोशनी अभी आपके आसपास घूम रही थी। आप अभी लेवल 26 पर है, इसका मतलब आपके पास 2 आत्मा रिंग है। तरुण ने सोचकर पूछा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम बहुत स्पेशल हो बच्चे, तुम्हारे जैसे जन्म से ही फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए बच्चे कभी ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यह अब बेकार है, तुम्हारी इस बेकार की मार्शल आत्मा जो कि नीला पौधा है, इसके मुकाबले में कोई भी किसानी मार्शल आत्मा ज्यादा बेहतर होती, पर अब छोड़ो। इतना कहकर मास्टर निराश होकर बाहर जाने लगे। तरुण ने उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और मन ही मन खुद से कहता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे भी दूसरे लेवल पर पहुंचने के लिए एक आत्मा रिंग की जरूरत है। पर ये मुझे मिलेगी कहाँ? इतना सोचते हुए तरुण भी मास्टर के साथ उस कमरे से बाहर निकलने लगा। बाहर मुखिया इधर उधर टहलता हुआ तरुण और उस मास्टर का इंतजार कर रहा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और मास्टर और तरुण दोनों बाहर आ गए। उन्हें देखकर मुखिया जल्दी से उनकी तरफ गया और पास जाकर मास्टर सूर्या से पूछा, मास्टर कैसा रहा? क्या हमारे गांव से कोई बच्चा ऐसा निकला जो सोल मास्टर बनने के काबिल हो? यहाँ बस एक ही बच्चा ऐसा निकला है जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, मास्टर सूर्या ने मुखिया को बताते हुए कहा। यह सुनकर मुखिया ने एकदम से चौंक कर पूछा, क्या कहा? फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है? हाँ, पर बदकिस्मती से उसकी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है, मास्टर सूर्या ने निराश होकर बताया। नीले पौधे की मार्शल आत्मा फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, पर मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है। मास्टर, क्या हम नीले पौधे की आत्मा को तैयार नहीं कर सकते? मुखिया ने निराश सा होकर पूछा। हम कर तो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी पावर बढ़ी भी तो तुम्हें क्या लगता है एक नीला पौधा अपने आप को विकसित कर पाएगा? ये तब भी एक बेकार की मार्शल आत्मा ही रहेगी। इसकी फुल सोल पावर के लिए ये बस एक बेकार की मार्शल सोल है। चलो अब मुझे चलना चाहिए, मुझे एक दूसरे गांव में भी जाना है, मास्टर सूर्या ने समझाकर बताया और फिर वहां से चले गए। मास्टर के जाने के बाद तरुण मुखिया के पास आने लगा और मुखिया के दुखी होकर खुद से ही कहा, फुल सोल पावर पर एक बेकार की मार्शल आत्मा। तभी तरुण उनके पास आकर उनसे पूछता है, दादाजी ये आत्मा रिंग आखिर होती क्या है और मुझे ये कैसे मिलेगी? मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर शायद तुम्हें एक सोल बीस्ट को मारना होगा उससे आत्मा अंगूठी लेने के लिए, और ये बहुत खतरनाक है जब तक तुम एक सोल मास्टर ना बन जाओ, मुखिया ने समझाकर बताया। आत्मा अंगूठी लेने के लिए एक सोल बीस्ट को मारना होगा, तरुण ने मन ही मन कहा। तरुण ये सोच ही रहा था कि तभी मुखिया ने एकदम से कुछ सोचकर उससे पूछते हुए कहा, तरुण, क्या वो बच्चे तुम ही हो जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है पर मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है? हाँ, मैं ही हूँ, तरुण ने जवाब देकर बताया। तरुण, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने असाधारण बच्चे हो। बहुत बुरा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक अच्छी मार्शल आत्मा देने के लिए उचित प्रयास नहीं किए, नहीं तो तुम हमारे गांव के दूसरे सोल मास्टर होते। चलो अब मुझे बताओ, क्या तुम सोल मास्टर ट्रेनिंग स्कूल में शामिल होना चाहते हो? तुम वहां मार्शल आत्मा के बारे में हर वो जानकारी जान और सीख पाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत है, मुखिया पूछते हुए बताते हैं। मुझे इसके लिए पहले अपने पिता से अनुमति लेनी होगी, तरुण ने जवाब दिया।
अच्छा बच्चा, तुम्हारा पिता इसके लिए जरूर अनुमति दे देगा। चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मुखिया ने तरुण के कंधे को थपथपाते हुए कहा और इतना कहकर मुखिया तरुण को लेकर उसके घर के लिए निकल गए। तरुण के घर के अंदर भट्टी जल रही थी और उसके पिता दिन में भी सो रहे थे। तरुण और मुखिया दोनों तरुण के घर के बाहर पहुंच गए। मुखिया ने घर का दरवाजा पीटते हुए पुकार लगाई, तेजस। मुखिया की आवाज से तरुण के पिता की नींद खुल गई और आंखें मलते हुए बाहर आते हुए कहते, ये इतना शोर कौन मचा रहा है। तरुण के पिता उठकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आए और मुखिया को बाहर खड़ा देखकर पूछा, ओह तो तुम हो बुढ़ोए, बताओ क्या बात है। आज तुम्हारे बेटे की आत्मा शक्ति जागृत होने का दिन है, क्या तुम्हें पता भी है कि ये कितना खास है। सभी माता पिता ने अपने बच्चों को वहां भेजा और तुम इसे एक नॉर्मल दिन की तरह ले रहे हो। मुखिया ने गुस्सा करते हुए कहा। ये सुनकर पिताजी ने जम्भाई लेते हुए तरुण के पास आकर पूछा, तरुण तुम्हारी मार्शल सोल क्या आई है। पापा मेरी मार्शल सोल एक नीला पौधा है, तरुण ने बताया। ये सुनकर पिताजी ज्यादा हैरान नहीं होते और कुछ सोचने लग गए। तभी मुखिया ने बताते हुए कहा, बेशक तरुण की मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है, पर यह फुल सोल पौधे के साथ पैदा हुआ है और अब मैंने सोच लिया है, मैं तरुण को आगे सिखाने के लिए शहर भेजने वाला हूँ। नीला पौधा, नीला पौधा, पिताजी सोचते हुए कहते हैं। फिर एकदम से जवाब देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तरुण कहीं नहीं जाएगा। तरुण के पिता के मना करने से मुखिया ने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम मना कैसे कर सकते हो तेजस। तुम अच्छे से जानते हो कि ये तरुण के लिए एक सुनहरा मौका है, इसे एक अप्रेंटिस की पोजीशन मिल सकती है। बाकी के गांव के लोगों को इस पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा, क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है। इस पोजीशन को पाने के बाद तरुण भविष्य में जरूर एक कामयाब इंसान बन सकता है। कामयाब बनकर क्या होता है, इसके जाने के बाद मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। नीले पौधे को तैयार करके ये करेगा भी क्या, ये तब भी एक बेकार की मार्शल आत्मा ही रहेगी। तरुण के पिता ने जवाब देकर कहा, लेकिन तरुण फुल सोल पौधे के साथ पैदा हुआ है, जितनी जल्दी इसे एक आत्मा रिंग मिलेगी, फिर चाहे इसकी मार्शल आत्मा एक बेकार की सोल ही क्यों न हो, ये एक सोल मास्टर तो जरूर बन सकता है। मुखिया ने समझाते हुए बताया। ये सुनकर तेजस को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लग गए। मुखिया ने आगे बताते हुए कहा, कई सालों बीत गए हैं यहाँ हमारे गांव में किसी सोल मास्टर को हुए और अब हमारे पास एक मौका है अपने तरुण को सोल मास्टर बनाने का। ये सब तुम चाहते हो पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरी तरफ से ना है, समझे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पिताजी ने अपना गुस्सा शांत करके कहा। ये सुनकर मुखिया के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने गुस्से से चिल्लाकर पुकारा, तेजस। उसको गुस्से से चिल्लाता देखकर पिताजी ने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है बुढ़ू, मैं बाहर नहीं हूं और इसलिए तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहां से जा सकते हो। फिर से ये सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया और उसे गुस्से में देखकर तरुण उनके पास आकर कहता है, दादाजी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, पिताजी ठीक कह रहे हैं, नीले पौधे की मार्शल आत्मा बस एक बेकार की मार्शल आत्मा है। मुझे लगता है कि मैं सोल मास्टर की एबिलिटी सीखे बिना ही ठीक हूँ। मेरी इतनी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। तरुण की बात सुनकर मुखिया का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने तरुण के सिर पर हाथ रखकर कहा, गुड बॉय, मैं गुस्सा नहीं हूँ मेरे बच्चे, चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से जाने लगा और तरुण उन्हें सहारा देते हुए घर से बाहर छोड़ने के लिए उनके साथ जाने लगा कि तभी दरवाजे पर जाकर मुखिया रुक गए। मुखिया ने पीछे मुड़कर तरुण के पिता से कहा, तेजस, हो सकता है कि तुमने पहले ही हार मान ली हो, पर तरुण अभी बच्चा है और तुम्हें नहीं लगता कि इसे आगे सीखना चाहिए, ताकि आगे ये अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। इसे एक सोल मास्टर बनने से मत रोको, अगर इरादा बदल जाए तो मेरे पास आ जाना। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले वहां जाने के लिए हमारे पास 3 महीने हैं। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और उनके जाने के बाद तरुण ने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। पिताजी पास पड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठ गए और तरुण से कहा, तरुण, मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ। पिताजी की बात सुनकर तरुण ने उनके पीने के लिए वाइन लाकर उनके सामने मेज पर रख दिया। उसे पीने के बाद पिताजी ने तरुण से निराश होकर पूछा,
क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम एक सोल मास्टर बनना चाहते हो? ये सुनकर तरुण ने हिचकिचाकर जवाब दिया, सब ठीक है पापा, मैं एक लोहार बनकर ही खुश हूँ। हम इससे भी अपना गुजारा चला सकते हैं। एक सोल मास्टर बनने का फायदा ही क्या है? फिर चाहे तुम्हारे पास एक बेकार मार्शल आत्मा की जगह एक सबसे अच्छी मार्शल आत्मा ही क्यों ना हो। ये सब बस बेकार है, सब बेकार है। पिताजी ने दुखी होकर बताते हुए कहा और फिर गुस्से से अपने हाथ को मेज पर मारा। ये देखकर तरुण ने अपने पिता के हाथ को पकड़कर कहा, पापा आप गुस्सा मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे नहीं बनना कोई सोल मास्टर। मैं हर पल आपके साथ रहूंगा और आपके लिए खाना बनाऊंगा। पिताजी ने अपना गुस्सा शांत किया और तरुण से कहा, अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकालो। पिताजी की बात सुनकर तरुण ने अपना सीधा हाथ आगे किया और फिर से अपनी नीले पौधे की मार्शल आत्मा को बाहर निकालकर उन्हें दिखा दिया। उसे देखकर पिताजी गुस्से से खड़े हुए और कुर्सी को दूर फेंक कर मारा। अपने पिता को ऐसे गुस्से में देखकर तरुण भी थोड़ा घबरा गया और उदास होकर अपने पिता की तरफ देखने लगा। उसके पिता एकदम से वहां से जाने लगे और तरुण को अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। इतना कहकर पिताजी दूसरे कमरे के अंदर चले गए। तभी तरुण ने पीछे से आवाज लगाकर उन्हें बताते हुए कहा, लेकिन मेरे पास एक और दूसरी मार्शल आत्मा भी है। इतना कहकर तरुण अपने उल्टे हाथ को आगे ले आया और अपनी नीले हथौड़े की मार्शल सोल को बाहर निकाल लिया। पिताजी तुरंत उस कमरे में से निकलकर बाहर आए और तरुण की हथौड़े वाली आत्मा को देखकर चौंक गए। उसे देखकर उन्हें कुछ याद आने लगा और वो अपनी उन्हीं यादों में खो गए, जिस दिन तरुण की माँ और उनकी पत्नी रोहिणी ने उन्हें बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। इस सब को याद करने से उनकी आंखें भर आई। पिताजी ने एकदम से तरुण के पास जाकर उसके उल्टे हाथ को पकड़ लिया और हथौड़े की आत्मा को देखने लग गए। ये देखकर तरुण ने आश्चर्य में होकर पूछा, क्या इसमें कुछ गलत है पिताजी? तुम्हारे पास दो मार्शल आत्माएं हैं मेरे बच्चे, पिताजी ने भावुक होकर बताया और फिर एकदम से तरुण को अपने गले से लगा लिया। तरुण भी इससे बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि आज पहली बार उसके पिता ने उसे अपने गले से लगाया था। तरुण ने हैरान होए हुए खुद से मन ही मन कहा, ये आज पहली बार है जब पिताजी ने मुझे गले लगाया है। तरुण ने आगे हथौड़े की आत्मा को देखते हुए मन ही मन कहा, ये मेरी अंदरूनी ताकत एकदम से ऐसे कम क्यों होती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पापा घायल हो जाएंगे। तरुण ने अब आगे अपने पिता को आगाह करते हुए बताया, पिताजी मैं इसे और देर तक रोककर नहीं रख पाऊंगा। तरुण की बात सुनकर पिताजी ने हटकर उससे कहा, इसे शांत होकर वापस रखो। पिताजी की बात सुनकर तरुण ने अपने हथौड़े को वापस अपने अंदर समा लिया और वहां सब ठीक हो गया। तरुण भी अब इससे बेहतर महसूस कर रहा था। पिताजी ने आगे तरुण को समझाते हुए कहा, याद रखना, भविष्य में हमेशा अपने नीले पौधे की आत्मा की अपने हथौड़े से हमेशा रक्षा करनी है। मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं हमेशा ऐसा ही करूँगा। तरुण ने झट से जवाब दिया। तरुण का जवाब सुनकर उसके पिता अब वहां से चले गए और तरुण भी अब अपने कामों में लग गया था। तरुण अपने पिता की ही तरह लोहारी के काम में लगा हुआ था और एक बड़े से गर्म धातु पर एक हथौड़े से बार बार वार किए जा रहा था। तरुण ने अपने काम में लगे हुए ही मन खुद से कहा, इस दुनिया में किसी के पास दो मार्शल आत्माओं का होना एक अनोखी ही बात है। तरुण ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता भी वहां आ गए और उन्हें देखकर तरुण दोबारा से उस धातु के टुकड़े को हथौड़े से पीटने लग गया। तरुण को ऐसे हथौड़ा चलाता देखकर पिताजी ने रोका, रुको। अपने पिता के कहते ही तरुण रुक गया और तभी पिताजी ने उसके पास आकर कहा, इसे मुझे दो। तरुण ने उस हथौड़े को अपने पिता को दे दिया और फिर उसके पिता ने उसे समझाते हुए बताया, अगर तुम इसी तरह से इस पर चोट करते रहोगे तो तुम 1 साल के अंदर भी इसे आकार नहीं दे पाओगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? तरुण ने पूछा। मुझे देखो और सीखो। इतना कहकर पिताजी ने अपनी ताकत के साथ उस धातु पर हथौड़े से कुछ चोटें मारी और उस धातु को पीट पीट कर छोटी कर दिया। इसके बाद पिताजी ने तरुण को भी इस तरह से चोट करने की बहुत सारी टेक्निक सिखाए। सुबह हो चुकी थी और तरुण अपने घर के अंदर बैठा हुआ अपने हाथ में एक बहुत ही छोटी सी एक चीज को देखते हुए खुद से कहता है, आखिरकार मान कबीले का गुप्त हथियार मैंने बना ही लिया। बहुत बुरा है कि इस समय हमारे पास लोहे की बहुत कमी है,
वरना ये और भी ज्यादा बेहतर होता अगर मैं इसमें एक तीर के जैसा हुक और लगा देता। पिछले 3 महीनों से पिताजी मुझे हथौड़ा चलने के तरीके सिखा रहे हैं और अब मैं लगातार 24 बार एक साथ कर सकता हूँ। इसके बाद भी बाकी तरीकों को सीखने के लिए मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद तरुण खड़ा हुआ और जो खाना उसने पकने के लिए रखा हुआ था उसे एक बार जाकर चेक करने लगा। खाना पक चुका था और ये देखकर तरुण ने अपने पिता को पुकार लगाए, पिताजी खाना पक चुका है, जल्दी से आकर खा लीजिए। तरुण ने तो अपने पिता को आवाज लगा दी थी, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता और ये देखकर तरुण परेशान होकर खुद से कहता है, पिताजी हमेशा एक ही पुकार में बाहर आ जाया करते थे, फिर आज कैसे कोई जवाब नहीं दिया? क्या पिताजी बीमार पड़ गए हैं? तरुण ये सोच ही रहा था कि तभी पिताजी घर के बाहर से उसे आते हुए नजर पड़े। ये देखकर तरुण ने हैरान होकर मन ही मन कहा, पिताजी आज इतनी जल्दी उठकर कहाँ गए होंगे? तरुण अब अपने पिता से कहता है, पापा खाना पक चुका है, आप खाना खा लीजिए। ठीक है, ले आओ। पिताजी ने सामने पड़ी मेज पर बैठते हुए जवाब दिया। तरुण उनके लिए जल्दी से खाना ले आया और उनके सामने ला कर रख दिया। आज तुम्हें हथौड़े चलाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, अपना सामान बांध लो। कल बूढ़ा मुखिया तुम्हें नॉर्डिंग शहर के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए लेने आएगा, पिताजी ने बताते हुए कहा। नॉर्डिंग शहर पर क्यों? तरुण ने सवाल किया। क्या तुम एक सोल मास्टर बनने के लिए सीखना नहीं चाहते? मुखिया तुम्हें ले जाकर वहां दाखिला करा देगा और तुम वहां वो सब सीख पाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत है, पिताजी ने पूछते हुए बताया। ये सब सुनकर तरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने अपने मन की खुशी को छुपाकर अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप अपना मन क्यों बदल रहे हो? ये सुनकर पिताजी ने सख्त होकर पूछते हैं, क्या तुम ये सब करना चाहते हो या नहीं? ये सुनकर तरुण सोच में पड़ गया और अपने पिता को जवाब देते हुए पूछा, लेकिन फिर आपके लिए खाना कौन बनाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि इस सब के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? तुम जाओ, तुम्ही ने ये रास्ता चुना है। जो हथौड़े चलाने की कला मैंने तुम्हें सिखाई है उसका इस्तेमाल करके वहां किसी भी लोहार का चेला बनकर अपने लिए कुछ पैसे कमाना, ताकि अपने स्कूल की फीस और अपने खाने का बंदोबस्त कर सको। मैं तुम्हें इतनी आसानी से शहर नहीं जाने दूंगा, वहां जाने से पहले तुम्हें मुझसे कुछ वादे करने होंगे, पिताजी ने बताते हुए कहा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, तरुण ने बिना कुछ पूछे झट से जवाब दिया। तुमने मुझसे बिना कुछ पूछे ही हाँ कर दिया, पिताजी ने कहा। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहने वाले हैं, मैं हर बार ही हाँ करूंगा, तरुण ने जवाब देकर कहा। ठीक है, तो फिर वादा करो, तुम्हें चाहे अपनी आत्मा को कितना भी तैयार क्यों ना कर लिया हो, पर तुम कभी भी अपनी हथौड़े वाली मार्शल आत्मा में कोई भी आत्मा रिंग नहीं जोड़ोगे और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास 2 मार्शल आत्माएं हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? पिताजी ने बताकर पूछा। फिर नीले पौधे का क्या करना है? तरुण ने पूछा। तुम इसका कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, पिताजी ने जवाब दिया। इसका मतलब मैं कभी भी नीले पौधे का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तरुण ने पूछा। हाँ बिल्कुल, पर हथौड़े का नहीं, उसे हमेशा छुपा कर रखना है। जब तक जान पर बात ना बन आए तब तक बिल्कुल भी हथौड़े की आत्मा का इस्तेमाल नहीं करोगे, पिताजी ने बताते हुए कहा। ठीक है पिताजी, मैं वादा करता हूँ, तरुण ने झट से जवाब दिया। ठीक है, चलो अब खाना खाते हैं, पिताजी ने खाने की तरफ इशारा करके कहा। अगले दिन सुबह को गांव का मुखिया तरुण को ले जाने के लिए उसके घर पर आ गया। तरुण तब सुबह का खाना पका रहा था। तभी मुखिया ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए पूछा, तरुण क्या तुमने अपना सामान बांध लिया? तरुण ने उनको चुप करते हुए कहा, थोड़ा धीरे से दादाजी, आप बहुत तेज आवाज में बोल रहे हैं, दादाजी। पिताजी अंदर सो रहे हैं और इससे उनकी नींद खुल जाएगी। उन्हें पसंद नहीं कि ऐसे सोते हुए कोई उन्हें जगा दे। बच्चे, तुम अभी जाते समय भी अपने पिता के लिए नाश्ते की चिंता कर रहे हो? मुखिया ने तरुण को नाश्ता पकाते हुए देखकर पूछा। आज मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ, तो सोचा कि जाते जाते उनके लिए एक आखिरी बार खाना बनाता जाऊं, आप बस मुझे थोड़ा समय और दीजिए। इतना कहकर तरुण कमरे के अंदर जाकर अपने सामान की एक पोटली उठाकर ले आया और उसके बाद मुखिया के साथ अपने घर से निकल गया।
कुछ देर बाद पिताजी जाग गए और उन्होंने गर्म आग पर रखे पकते हुए नाश्ते को देखा। फिर उनकी नज़र सामने दीवार पर गई, जिस पर तरुण ने उनके लिए कुछ लिख रखा था। पापा, मैं दादाजी के साथ शहर के लिए जा रहा हूँ और आप अपना ख्याल रखना। आपके लिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, तो नाश्ता करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका तरुण। तरुण का ये मैसेज देखकर उसके पिता की आंखें नम हो गई। उधर तरुण और मुखिया जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे और तभी मुखिया ने तरुण से पूछा, तरुण, तुम गांव को ज्यादा याद करोगे या अपने पियकड़ बाप को? दोनों को ही, दादाजी। तरुण ने जवाब दिया। तरुण आगे पूछता है, दादाजी, क्या आप मुझे इस स्कूल के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, बताओ क्या जानना है तुम्हें? मुखिया पूछता है। पिताजी चाहते हैं कि मैं स्कूल में पढ़ते हुए किसी लोहार के यहाँ काम करता रहूं। तरुण बताता है। लोहार के यहाँ काम करने के लिए बोला उसने? क्या वो मजाक कर रहा था? तुम्हारा बाप तेजस सच में पागल हो गया है। तुम अभी इस सब के लिए बहुत छोटे हो। स्कूल के अंदर बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना। उसे तो खुद काम करके तुम्हारे लिए पैसे कमाने चाहिए थे, ताकि जब तुम अपनी इस पढ़ाई को अच्छे से पूरी कर लो तो तुम्हें आगे एक अच्छे से स्कूल में भर्ती करा सके। मुखिया ने थोड़ा सख्त होकर कहा। इससे आगे सीखने के लिए भी स्कूल बनाए गए हैं? तरुण ने हैरान होकर पूछा। मुखिया ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और उन्हें मिडिल स्कूल कहा जाता है। तरुण और मुखिया जंगल से होते हुए शहर के अंदर पहुंच गए। शहर अंदर से काफी ज्यादा बड़ा था और पूरा शहर लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। तरुण भी मुखिया के साथ शहर के अंदर से होता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा था। मुखिया ने तरुण को बताते हुए कहा, तरुण, मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ने के बाद वापस चला जाऊंगा। तुम्हें फिर आगे अपने टीचर्स की ही बात सुननी है और बिना परमिशन लिए कभी भी स्कूल से बाहर मत निकलना। जब तुम्हारा स्कूल में साल पूरा हो जाएगा, मैं खुद तुम्हें लेने यहाँ आ जाऊंगा। आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रहे हैं, दादाजी? तरुण ने उनकी बात सुनकर कहा। मुखिया ने थोड़ा हंसकर बताते हुए कहा, हम यहाँ पर किसी भी होटल का खर्च नहीं उठा पाएंगे बेटा। यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। मैं आशा करता हूँ कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम एक सोल मास्टर बन चुके होगे। मैं जरूर बनूंगा दादाजी, तरुण ने जवाब दिया। गुड बॉय, चलो अब तुम्हारे स्कूल के लिए चलते हैं। मुखिया ने तरुण के सिर पर हाथ रखकर कहा। वहीं पास ही एक फल बेचने वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, ताजे फल अच्छे दामों में, आओ और ले जाओ ताजे फल, वो भी अच्छे दामों में। उसकी आवाज सुनकर मुखिया और तरुण उसके पास गए। उन्हें अपने पास आया देखकर फल बेचने वाले ने उनसे पूछा, बताइए आपको क्या खरीदना है? मेरे पास हर तरह के फल है। माफ करना पर हमें कोई फल नहीं खरीदना, हमें नॉर्डिंग स्कूल जाना है, तो क्या आप हमें वहां जाने के लिए रास्ता बता सकते हैं? मुखिया ने पूछा। ओह अच्छा, तो आपको स्कूल के लिए जाना है। मैंने सोचा था कि आप शायद फल खरीदना चाहते हैं। फल बेचने वाले ने हल्के से हंसकर कहा। नहीं नहीं, हमें बस स्कूल के लिए ही जाना है, तो क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? मुखिया ने दोबारा से पूछा। सीधा जाकर आगे से उल्टे हाथ पर मुड़ जाना और आपको सामने ही स्कूल नजर आ जाएगा, फल बेचने वाले ने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुखिया ने उसका शुक्रिया करते हुए कहा। चलो तरुण, हमें अब चलना चाहिए, मुखिया ने आगे तरुण से कहा। मुखिया की बात सुनकर तरुण उनके साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर में तरुण और मुखिया एक बड़े से स्कूल के पास पहुंच गए। वो स्कूल काफी ज्यादा आलीशान था और काफी बड़ा भी था। स्कूल को देखकर तरुण की आंखें फटी की फटी रह गई और उसे ऐसे देखकर मुखिया ने हल्के से हंसकर कहा, ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है तरुण। अब तुम एक साल के लिए यही रहने वाले हो, तो आराम से स्कूल को देखते रहना, पर चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ चलिए, तरुण ने जवाब दिया और उनके साथ आगे स्कूल के दरवाजे की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो दोनों स्कूल के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, एकदम से एक चौकीदार ने उन्हें रोकते हुए जोर से कहा, ओ कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे स्कूल के अंदर नहीं घुस सकते। हम यहाँ संत गांव से इस बच्चे का स्कूल में दाखिला करने के लिए आए हैं। ये बच्चा हमारे गांव से इस साल का अप्रेंटिस है, तो क्या आप हमें अब अंदर जाने दे सकते हैं? मुखिया ने उससे पूछा। क्या मजाक है? क्या अब गांव में रहने वाले बच्चों के पास भी सोल पावर होने लगी?
सालों से हमारे पास कोई अप्रेंटिस नहीं आया है और अब मुझे तुम दोनों पागल बनाना चाहते हो। मुझे तो तुम दोनों शक्ल से ही धोखेबाज नजर आ रहे हो। उस चौकीदार ने अकड़कर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर मुखिया को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने झोले से एक पत्र निकालकर उस चौकीदार को देते हुए कहा, ये मार्शल सोल हॉल के अधिकारी मास्टर सूर्या का दिया हुआ पत्र है। चौकीदार उस पत्र को पकड़कर गौर से देखने लगा और पत्र को पढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाकर कहा, नीला पौधा लेकिन सोल पौधा पूरी है। क्या मजाक है। मैं इस स्कूल में 4 सालों से काम कर रहा हूं और मैंने इससे पहले कभी किसी बच्चे को पूरी सोल पावर के साथ पैदा हुआ नहीं सुना और ना ही देखा। अब तो मेरा शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। तुम दोनों धोखेबाज नहीं बल्कि बहुत बड़े धोखेबाज हो। इतना कहकर उस चौकीदार ने उस पत्र को नीचे फेंक दिया। ये देखकर मुखिया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम बस अब इंतजार करो और मैं यहाँ मार्शल सोल हॉल के अधिकारी को लेकर आऊंगा और फिर तुम्हें देखूंगा। चलो तरुण वापस चलते हैं। इतना कहकर मुखिया वहां से जाने लगा पर तरुण वहीं खड़ा रहा। तभी उस चौकीदार ने फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या नाम बताया गांव का? ओह हाँ, संत गांव। तुम पर संत गांव नहीं बल्कि भिखारियों का गांव ज्यादा जांचेगा। अब इस बात पर मुखिया को बहुत गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में उस पर चिल्लाकर कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम दोनों लग है ऐसे रहे हो। अब जा बूढ़ी यहाँ से और अपने साथ इसे भी लेकर जा और कहीं जाकर भीख मांग। चौकीदार ने मजाक उड़ाकर कहा और उसके बाद मुखिया में धक्का मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, एकदम से तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। तरुण को भी चौकीदार की इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और तरुण ने चौकीदार का हाथ पकड़कर अपने सीधे हाथ में ऊर्जा भरकर एक जोरदार मुक्का उसे जोर से मारा। मुक्का लगते ही वो चौकीदार सीधा दरवाजे से पार होकर नीचे जाकर गिरा। इस पर अब वो चौकीदार गुस्से में तरुण को मारने के लिए उठा और तरुण भी अब काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपना गुप्त हथियार चलाकर उसे जान से मारने के लिए तैयार हो गया था। तरुण उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आए, रुको अब बस करो, बहुत हुआ। ये सुनकर वो चौकीदार भी रुक गया और तरुण भी रुक गया। तरुण ने तुरंत ही गुप्त हथियार का वार करने से खुद को रोक लिया। मास्टर आप वापस आ गए। चौकीदार ने तरुण के पीछे से आते हुए एक आदमी को देखते हुए कहा। एक आदमी काले कपड़ों में बाहर से स्कूल की तरफ आ रहा था और अब वो चौकीदार और तरुण के बीच में आकर खड़ा हो गया। वो आदमी पीछे घूमा और मुखिया की तरफ देखकर कहा, आप मुझे मार्शल सोल हॉल की तरफ से दिया हुआ पत्र दिखाए। इतना सुनकर मुखिया ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्र उस आदमी को दे दिया। उस आदमी ने पत्र को पढ़ा और तरुण की तरफ देखकर कहा, ये बच्चा तो काफी होशियार है। इसके बाद उस आदमी ने मुखिया से माफी मांगते हुए कहा, आपके साथ अभी जो भी हुआ उसके लिए मैं स्कूल की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अब आप इस बच्चे को मेरे साथ छोड़ सकते हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हमारी भी गलती थी, तो अब मैं बच्चे को आपके हवाले कर देता हूँ। मुखिया ने उस आदमी से कहा। मुखिया ने आगे तरुण से कहा, तरुण अब इससे आगे तुम्हें मास्टर के साथ जाना है और मैं अब चलता हूँ। जब तुम्हारी साल पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें वापस के जाने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है दादाजी, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। तरुण ने उन्हें अलविदा करते हुए कहा। मुखिया अब वहां से वापस चले गए और इसके बाद उस मास्टर ने चौकीदार के पास जाकर उसे धमकाते हुए कहा, मैं आखिरी बार तुम्हें इसके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा तुम्हारी ऐसी कोई हरकत सुनाई दी तो खुद ही यहाँ से छोड़कर चले जाना। मास्टर की डांट सुनकर वो चौकीदार कुछ भी जवाब नहीं देता, बस अपना सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा रहा। तभी तरुण भी मास्टर के पास आकर खड़ा हो गया और उस चौकीदार को गुस्से से घूरने लगा। चलो बच्चे, मेरे साथ आओ, मास्टर ने तरुण से कहा और उसके बाद मास्टर और तरुण दोनों वहां से आगे स्कूल के अंदर की तरफ चल दिए। उनके वहां से जाने के बाद उस चौकीदार की सांस में सांस आए। तरुण ने मास्टर के साथ स्कूल में अंदर जाते हुए उनका शुक्रिया करते हुए कहा, हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया सर। तरुण की बात सुनकर उस आदमी ने बताते हुए कहा, लड़के, मैं यहाँ कोई टीचर नहीं हूँ। आप नहीं है, पर आपने फिर वहां स्कूल की तरफ से माफी क्यों मांगी? तरुण ने हैरानी से पूछा।
जरूरी थोड़ी है कि स्कूल के टीचर ही स्कूल को रिप्रेजेंट करे, ये तो कोई भी कर सकता है और ऐसा किसी किताब में भी नहीं लिखा कि स्कूल के टीचर ही स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। उस आदमी ने समझा कर बताया। ओह, मैं अब समझा, तो आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं या फिर कोई लीडर? तरुण ने नादानी से पूछा। बेशक तुम एक होशियार बच्चे हो सकते हो बच्चे, पर यहाँ पर तुम बिल्कुल भी गलत हो, तुमने बिल्कुल गलत समझा। मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ, उस आदमी ने चलते हुए जवाब देकर बताया। ये सुनकर तरुण रुक गया और उसने पूछा, तो फिर आप क्या हो? मैं यहाँ बस एक मेहमान हूँ जो मुफ्त का खाना खाने यहाँ आया हुआ है। तुम मुझे यहाँ सबकी तरह मास्टर बुला सकते हो। हर कोई मुझे यहाँ यही बोलता है और अब तो मैं यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल चुका हूँ, मास्टर ने बताया। मास्टर ने आगे तरुण से पूछते हुए कहा, पत्र में लिखा था कि तुम्हारा नाम तरुण है। तो तरुण, तुम्हें समझना चाहिए कि मास्टर और एक टीचर में काफी अंतर होता है। अगली बार इस चीज का ध्यान से इस्तेमाल करना जब तक तुम मुझे अपना टीचर बनाना ना चाहो। क्या आप मुझे मार्शल आत्मा की ट्रेनिंग सिखाएंगे? तरुण ने नादानी से पूछा। क्या तुम सीखना चाहते हो? मास्टर ने पूछा। इस पर तरुण ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर मास्टर ने कहा, बहुत अच्छे, तुम सच में एक होशियार लग रहे हो और चालाक भी। इतना कहकर मास्टर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रुक गए और आगे कहा, तुम इस सदी के तीसरे ऐसे इंसान हो जिसके पास 2 मार्शल आत्माएं हैं। मास्टर की बात सुनते ही तरुण बहुत ज्यादा चौंक गया और आगे बढ़ता हुआ वहीं रुक गया। इस पर तरुण को अपने पिता की बात याद आ गई। उसके पिता ने कहा था कि किसी को भी उसकी 2 मार्शल आत्माओं के बारे में पता ना चल पाए। इससे तरुण सख्ती में आ गया और मास्टर को मारने के लिए अपना गुप्त हथियार तैयार कर लिया। तरुण अपना गुप्त हथियार तैयार करने लगा, तभी मास्टर ने तरुण को बताते हुए कहा, तुम्हें शायद मुझसे पूछना चाहिए कि आखिर मुझे ये कैसे पता है कि तुम्हारे पास 2 मार्शल आत्माएं हैं। मास्टर ने आगे तरुण को उसका पत्र दिखाते हुए कहा, मुझे ये सब तुम्हारे इस पत्र से पता चला। मैंने इस बारे में बहुत पढ़ा है। यहाँ बस 647 ही लोग हैं जिनके पास नीले पौधे की आत्मा है। उनमें से बस 16 के पास ही सोल पावर है और उनमें से किसी एक के भी पास लेवल 1 से ज्यादा की सोल पावर नहीं है। लेकिन तुम्हारी सोल पावर 10वें लेवल पर है। अगर तुम्हारी सोल पावर और तुम्हारे नीले पौधे की क्वालिटी को चेक किया जाए तो नीला पौधा कभी भी तुम्हारी सोल पावर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे पास 2 मार्शल आत्माएं हैं और वो दूसरी आत्मा काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे बारे में ये कोई अफवाह भी तो हो सकती है, हो सकता है कि इस पत्र में ये सब गलत लिखा हो। तरुण ने कहा, हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पर पिछले 100 सालों में हमारी इस दुनिया में ऐसे 2 ही लोग हुए हैं जिनके पास 2 मार्शल आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ 19 लोग फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हैं। मैं उन सभी की मार्शल आत्माओं को देख चुका हूँ और वो सभी ताकतवर मास्टर्स हैं। अभी तक केवल 5 ही ऐसे हैं जिनके बारे में बस अफवाहें हैं और मैं अब पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास 2 मार्शल आत्माएं हैं। मास्टर ने तरुण को समझा कर बताया। मास्टर के ज्ञान की सीमा को देखकर तरुण ने अपना मन बदल लिया। एक तरफ तो अभी वो उन्हें मारना चाहता था, पर अब वो उनके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। तरुण को ऐसे अपने सामने घुटनों के बल बैठते देखकर मास्टर ने हैरानी के साथ कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर तरुण ने अपने हाथ जोड़कर मास्टर के सामने अपना सिर झुकाया और उनसे विनती करते हुए कहा, प्लीज आप मेरे गुरु बन जाए, मुझे अपना चेला बना लीजिए। अरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरे सामने ऐसे झुककर प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा सिर्फ अपने माता पिता के सामने या फिर राजा के सामने किया जाता है? तुम्हें सिर्फ ऐसे ही खड़े खड़े प्रणाम करना चाहिए था। मास्टर ने हंसकर तरुण को समझाते हुए कहा, पहला गुरु हमेशा के लिए गुरु रहता है, प्लीज आप मेरे गुरु बन जाओ। आप मेरा झुककर आपको प्रणाम करना डिजर्व करते हैं, तरुण ने कहा। तरुण की बात सुनकर मास्टर हल्का सा मुस्कुराए और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखकर तरुण के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसके बाद मास्टर तरुण को सीधा स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे में उसका दाखिला कराने के लिए ले गए। कमरे के अंदर 2 लोग खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। मास्टर और तरुण के अंदर आते ही उनमें से एक ने कहा, आइए मास्टर। मास्टर ने अपने हाथ में लिया हुआ पत्र उस आदमी को पकड़ा दिया और फिर मास्टर तरुण से कहा,
ये टीचर आगे तुम्हारे दाखिले में तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे अब जाना चाहिए, हम दोबारा फिर जरूर मिलेंगे। ठीक है टीचर, तरुण ने जवाब दिया। मास्टर वहां से चले गए और तरुण की बात से हैरान होकर तरुण के पास खड़े टीचर ने तरुण से कहा, बच्चे तुमने अभी उन्हें टीचर बुलाया? वो हमारे स्कूल के टीचर नहीं है। ये सुनकर तरुण ने झट से जवाब दिया, पर वो मेरे टीचर है। तरुण की बात सुनकर पहले टीचर ने हंसकर कहा, तुमने इतनी जल्दी उसे अपना गुरु भी बना लिया, क्या इसमें कुछ गलत है? तरुण ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने अपना एक शिष्य भी बना लिया। पहले टीचर ने दूसरे टीचर को तरुण का पत्र देते हुए कहा। दूसरे टीचर ने पत्र को पढ़ते हुए कहा, तरुण, एक स्कूल का टीचर होने के नाते मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम ऐसे इतनी आसानी से किसी को भी आंख बंद करके अपना टीचर नहीं बना सकते। ओह, तो तुम फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो। ये सुनकर पहले टीचर ने झट से दूसरे टीचर के पास आकर पत्र को पढ़ते हुए कहा, क्या ये फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है? दूसरे टीचर ने अब आगे तरुण से कहा, देखकर बुरा लगा कि तुम्हारी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है। हर एक सोल मास्टर को पूरी जिंदगी के लिए किसी एक टीचर को अपना मास्टर चुनना होता है। सभी लोग तुम्हारे चुनाव को देखेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो मास्टर जांचेगा? आखिर बात क्या है? आप बार बार यही क्यों बोल रहे हैं? तरुण ने सवाल किया। हो सकता है कि वो थोड़ा अजीब हो, पर तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, दूसरे टीचर ने कहा। तभी पहले टीचर ने बात काटते हुए कहा, चलो छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है तो तुम जिसे चाहो अपना मास्टर बना सकते हो। उसके बाद दूसरा टीचर जाकर अपने हाथ में कुछ कपड़े ले आया और तरुण दो देते हुए कहा, ये लो, ये स्कूल की यूनिफॉर्म है और तुम हॉस्टल के 7वें माले पर रहोगे। वहाँ एक टीचर है जो तुम्हारे काम की देख रेख करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। तरुण ने उनका शुक्रिया किया और फिर वहां से बाहर आ गया। तरुण के निकलने के बाद वो टीचर मास्टर का मजाक उड़ाने लगे और तरुण बाहर खड़ा होकर ये सब सुनता रहा। फिर तरुण वहां से हॉस्टल 7 के लिए निकल गया। तरुण हॉस्टल के 7वें माले पर पहुंच गया और अपने सामने वाले एक बड़े से दरवाजे को जैसे ही खोला, एकदम से एक लड़के ने बड़ी तेजी से तरुण पर हमला कर किया। तरुण बहुत तेज था और वो एकदम से उसके हमले से बच गया। तरुण को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी उसके साथ ये हुआ क्या। तरुण उसके इस हमले से तो बच गया, पर उस लड़के ने अब दोबारा तेजी से तरुण पर उछलकर वार किया और तरुण को लात मारने की कोशिश की, पर तरुण ने उसकी लात को पकड़ लिया और उसे फेंक कर मारा। इससे वो लड़का और गुस्से में आ गया और तरुण पर फिर से टूट पड़ा। तरुण को भी इस बार गुस्सा आ गया और उसने अपने एक हाथ से ही उस लड़के को पकड़कर हवा में घुमाकर बड़ी जोर से जमीन पर पटक कर मारा। सभी ये देखकर हैरान हो गए कि तरुण ने कैसे एक ही हाथ से उस लड़के को जमीन पर पटक कर मारा। तरुण ने अभी तक उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा हुआ था और उस लड़के से थोड़े गुस्से में होकर पूछा, तुम हो कौन? और तुमने मुझ पर ऐसे हमला क्यों किया? तरुण की बात सुनकर उस लड़के ने थोड़ा दर्द से कराहते हुए कहा, तुम जब मेरा हाथ छोड़ोगे तभी तो बताऊंगा। उसकी बता सुनकर तरुण ने उसका हाथ छोड़ दिया और उस लड़के ने खड़ा होते हुए कहा, तुमने तो मेरा हाथ लगभग तोड़ ही दिया था। वैसे तुम्हें शायद ये बकवास छोड़कर मेरी बात का जवाब देना चाहिए, इससे पहले कि मैं इस बार सच में तुम्हारा हाथ तोड़ दूं। तरुण ने गुस्से से कहा। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो, बताता हूँ। मेरा नाम वरुण है और मैं इस हॉस्टल का बॉस हूँ। मुझ पर इतनी दया दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस लड़के ने तरुण से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। तरुण ने भी अब अपने गुस्से को शांत किया और उससे हाथ मिलाकर पूछा, तुमने मुझ पर ऐसे हमला क्यों किया? दरअसल बात यह है कि हमारे इस हॉस्टल का एक रूल है, जो भी नया अप्रेंटिस यहाँ आता है उससे यहाँ से बॉस को लड़ना होता है और अगर वो नया स्टूडेंट जीत जाता है तो वो यहाँ का बॉस बन जाता है। और अब क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया है तो तुम आज से हमारे इस हॉस्टल के बॉस हो, वरुण ने समझाकर बताया। वरुण के इतना कहते ही सभी बच्चे तरुण के सामने झुककर उसके सम्मान में उसे बॉस बॉस कहते हुए पुकारने लगे। तरुण इससे काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने कहा, बॉस और मैं? ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ न कि तुम्हारा बॉस बनने के लिए।
लेकिन ये हमारे हॉस्टल 7 का रूल है, जो भी जीतता है वही बॉस बनकर सबको लीड करता है, वरुण ने बताते हुए कहा। अब सारे बच्चों ने एक साथ अपनी गर्दन झुकाकर तरुण से कहा, हाँ यही रूल है बॉस। ठीक है, तरुण ने जवाब दिया। अब सभी बच्चे तरुण के पीछे पीछे आने लगे और वरुण ने तरुण से पूछा, क्या तुमने अभी अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल किया था? सोल स्किल? तरुण ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आए, क्या यही हॉस्टल 7 है? लड़की की आवाज सुनकर सभी ने एकदम से चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। एक प्यारी सी लड़की उनके पीछे खड़ी हुई थी। वो लड़की बहुत ज्यादा प्यारी थी, भूरे रंग की आंखें, सुनहरे बाल और गुलाबी होठ। वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और उसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़के आंखें फाड़े उसे बस घूरे ही जा रहे थे। तरुण भी उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया और धीरे से वरुण से पूछा, क्या यहाँ लड़के लड़की एक साथ रह सकते हैं? हम अभी बच्चे हैं और हमारे स्कूल में इस तरह की कोई रोक नहीं है, वरुण ने बताया। ये बहुत अजीब है, तरुण ने कहा। हाँ, सच में काफी अजीब है। पिछले साल हमारे पास एक भी अप्रेंटिस नहीं था और इस साल हमारे पास 2 आ गए हैं। बॉस, चलो अब जल्दी से जाओ और इस लड़की को मजा चखा दो, वरुण ने धीमी आवाज में तरुण से कहा। क्या मैं? तरुण ने हैरान होकर पूछा। हाँ बॉस, अब जल्दी जाओ। ये नई लड़की है और हमें अब इसकी एबिलिटी भी चेक करनी है, तो चलो जाओ और इसे मजा चखा दो। वरुण ने इतना कहकर तरुण को आगे धक्का दे दिया और तरुण सीधा उस लड़की के सामने जाकर रुका। तरुण ने भोली सी शक्ल बनाकर उस लड़की की आंखों में देखा और पीछे वरुण की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। अब उस लड़की ने आगे अपनी पहचान बताते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम जिया है। हे, मैं तरुण हूँ और मैं इस हॉस्टल का बॉस हूँ, पर तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तो क्या तुम हमें अपनी मार्शल आत्मा के बारे में बता सकती हो? तरुण ने धीमी सी आवाज में शर्माते हुए पूछा। मेरी मार्शल आत्मा एक खरगोश की है। तुम्हारी क्या है? जिया ने बताकर पूछा। मेरी मार्शल आत्मा तुम्हारी आत्मा का खाना है। मेरी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है, तरुण ने बताया। ये बात सुनकर जिया ने हल्का सा हंसकर कहा, ये सच में मजेदार है। तो क्या अब मैं अंदर आ सकती हूँ? यहाँ एक चीज है, इस हॉस्टल का एक नियम है, नए अप्रेंटिस को यहाँ के बॉस से लड़कर अपनी एबिलिटी दिखानी पड़ती है। तो मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी दोस्तों वाली लड़ाई करना चाहता हूँ, तरुण ने बताते हुए कहा। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जिया ने पूछा। हाँ बिल्कुल, तरुण ने जवाब दिया। ये सुनकर जिया ने अपने सामान की पोटली एक पास खड़े लड़के को पकड़ाते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, आ जाओ फिर शुरू करते हैं। जिया लेने के लिए तैयार हो गई और ये देखकर सभी बच्चे तरुण और जिया की लड़ाई देखने के लिए उनसे थोड़े दूर हटकर खड़े हो गए। तरुण भी अब लेने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर जिया हल्के से मुस्कुराकर थोड़े पीछे हटी और फिर एकदम से उछलकर तरुण पर हमला कर दिया। जिया ने तरुण को अपनी लात से जोर से मारने की कोशिश की, पर तरुण उछलकर पीछे की तरफ कूदकर उससे बच गया। जिया फिर अब दोबारा से लगातार तरुण पर अपनी किक चलाने लगी। तरुण उसके हमलों से बचता और उसके हमलों को रोकता रहा। जिया ने एक लात बड़ी जोर से तरुण को मारी और तरुण ब्लॉक करके उसके इस वार से बच गया, पर इससे वो थोड़ा पीछे धकेला गया। एकदम से जिया बड़ी फुर्ती से दोबारा तरुण को किक मारने के लिए उसकी तरफ उछल कर आए, पर तरुण ने भी अपने मुक्के से अपनी तरफ आती जिया की किक पर वार करके उसे रोक लिया। तरुण ने जिया का ये वार रोक तो लिया था, पर इससे उसके हाथ में काफी दर्द हुआ और वो अपना हाथ झटकने लग गया। ये देखकर जिया ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? वरुण ने पीछे से तरुण के हौसले को बढ़ाते हुए कहा, चलो बॉस, कम ऑन, मजा चखा दो इसे। तरुण भी अब थोड़ा होश में आ गया और उसने बड़ी तेजी के साथ जिया पर हमला कर दिया, पर जिया को मानो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बड़ी आसानी से तरुण के हमलों से बच रही थी। तरुण अब उस पर लगातार वार कर रहा था। वो लात और हाथ दोनों का बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था और जिया भी अब उसको जवाब दे रही थी। दोनों दो ताकतवर योद्धाओं की तरह आपस में लड़ रहे थे और सब उनकी इस लड़ाई को देखकर हैरान थे। तरुण बड़ी तेजी से लात और हाथ का इस्तेमाल कर रहा था,
जिया उसके हर वार को रोक रही थी और उस पर वापस से वार कर रही थी। तरुण भी उसके हर वार से खुद को बचा रहा था, पर जिया थोड़ा ज्यादा तेज थी। तरुण ने अब एक किक मारकर जिया को थोड़ा पीछे धकेल दिया। इससे जिया थोड़ा पीछे खिसक कर दरवाजे के पास चली गई और फिर जिया दरवाजे से हल्का सा पुश लेकर काफी ज्यादा तेजी से तरुण की तरफ आते हुए उसके ऊपर से उछल गई। तरुण जैसे ही पीछे घूमा तो जिया ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी दोनों लात तरुण के पेट पर जोर से मारी। जिया का वो वार लगते ही तरुण जमीन पर घिसटता हुआ दूर जाकर गिरा और ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई, जिसमें जिया की जीत हुई। तरुण ने जमीन पर पड़े हुए खुद से मन ही मन कहा, मुझे लगता है कि हॉस्टल 7 का मैं वो पहला बॉस हूँ जो काफी थोड़े समय के लिए ही बस बॉस बना है। जिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए तरुण के ठीक सामने आकर पूछा, तरुण क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, पर तुमसे हार गया, तरुण ने खड़ा होते हुए कहा। तरुण ने आगे जिया से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अभी तुमने ये कौन सी स्किल का इस्तेमाल किया था? मैंने अभी रॉ स्किल का इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसी स्किल है जो हमारे शरीर की सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, जिया ने बताया। रॉ स्किल, जितने भी मशहूर कबीले इस दुनिया में हैं, यहाँ तक कि मान कबीला भी, मैंने आज से पहले ऐसी मार्शल आर्ट कभी नहीं देखी। हालांकि इस स्किल से खतरा भी हो सकता है, पर फिर भी ये काफी ज्यादा ताकतवर स्किल है। हालांकि इसने मुझे हरा दिया, पर अगर मैं थोड़ा और तेज होता तो मैं इसे बड़ी आसानी से हरा सकता था, तरुण ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा। उसी कमरे में एक लड़के ने अपने पास खड़े लड़के से पूछा, यार इस साल के नए अप्रेंटिस इतने ताकतवर और स्किलफुल क्यों हैं? उस लड़के ने जवाब दिया, शायद ये काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते होंगे। जिया अपनी जमीन पर रखी पोटली उठा रही थी और तभी तरुण ने अपनी पोटली उठाकर जिया के पास आकर बताते हुए कहा, तुम जीत गई और हॉस्टल 7 के रूल के हिसाब से अब तुम इस हॉस्टल की बॉस हो। अब सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ सही कहा। ये सुनकर जिया ने मुस्कुराकर कहा, बॉस सुनकर अच्छा लगा। तो मैं आज और अभी से तुम्हारी बॉस हूँ। हाँ बॉस, बिल्कुल, सभी ने एक साथ जवाब दिया और लाइन में लगकर जिया के सामने अपना सिर झुकाकर उसे सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। ये देखकर जिया ने खुश होते हुए आगे जाते हुए मन ही मन कहा, इस सब के बाद अप्रेंटिस होना कोई बुरी भी बात नहीं है। तरुण अपने सिर पर हाथ रखकर पीछे खड़ा होकर उसे ऐसे देखे जा रहा था कि तभी वरुण ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और तरुण के सिर को अपने हाथ से पकड़कर नीचे झुकाते हुए कहा, लड़की से हार कर अब बेइज्जती तो करा दी, पर अब कम से कम बॉस को सम्मान तो दो। ये सुनकर तरुण भी चुपचाप बिना कोई जवाब दिए सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जिया आगे जाती हुई रुक गई और बड़े एटीट्यूड से कहा, ठीक है, बहुत हुआ, चलो अब जाओ। जिया की बात सुनते ही सभी बच्चे एकदम से वहां से फौर हो गए और अपने अपने बेड पर जाकर कोई लेट गया तो कोई बैठ गया। जिया भी अपने लिए एक बिस्तर चुनने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वो तरुण को देखकर रुक गई। तरुण भी अपना बिस्तर चुनने के लिए आगे बढ़ रहा था और उसमें एक लड़के के बिस्तर के पास वाले बिस्तर पर जाकर अपना सामान रख दिया। ये देखकर जिया तरुण के बिस्तर के पास वाले बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई और जिस लड़के का वो बिस्तर था, वो जिया से घबराकर अपना बिस्तर छोड़कर दूर हट गया और कहा, बॉस, बॉस, आप ही इसे ले लो, मैं किसी और बेड पर सो जाऊंगा। अच्छे बच्चे, ये हुई ना समझदारों वाली बात। जिया ने इतना कहकर उस बिस्तर पर अपना सामान रखकर दिया और फिर बैठ गई। बिस्तर पर बैठने के बाद जिया ने आगे तरुण से पूछा, हे तरुण, तुम्हारी सोल पावर का क्या लेवल है? हम जब अभी लड़ रहे थे मुझे महसूस हुआ कि तुम काफी ताकतवर हो। जिया की ये बात सुनकर सभी बच्चों का ध्यान भी उन्हीं की बातों पर चला गया। जिया के सवाल का जवाब देते हुए तरुण ने बताते हुए कहा, मैं फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ हूं और इसी वजह से मैं ज्यादा ताकतवर हूं। तरुण का जवाब सुनते ही सभी काफी चौंक गए और एक साथ पूछा, क्या तुम फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो? इसमें कोई शक नहीं कि ये मुझसे भी काफी ज्यादा ताकतवर है, वरुण ने सब सुनने के बाद मन ही मन खुद से कहा। तभी सबका ध्यान एकदम से दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे को खोलकर एक आदमी ने अंदर आकर पूछा, यहाँ तरुण कौन है? अपना नाम सुनकर तरुण ने आगे आकर जवाब दिया, मैं हूँ। तरुण को देखते ही वो आदमी आगे तरुण की तरफ आने लगा। उसने अपने हाथ में एक कंबल पकड़ा हुआ था। तरुण के पास आकर उस आदमी ने बताते हुए कहा, मेरा नाम मुजो है,
ये कंबल मास्टर ने तुम्हारे लिए दिया है। शुक्रिया मिस्टर मोजो, तरुण ने उनसे कंबल लेकर शुक्रिया करते हुए कहा। मिस्टर मोजो ने आगे समझाते हुए कहा, तरुण और जिया इस साल के अप्रेंटिस है और तुम दोनों दक्षिण की तरफ वाले गार्डन के हिस्से के इंचार्ज हो। तुम्हें 10-10 तांबे के सिक्के हर रोज मिलेंगे। अगर तुमने काम अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, हम समझ गए, तरुण ने जवाब दिया। कल स्कूल ओपनिंग सेरेमनी है। कल के बाद से जब क्लासेज शुरू हो जाएगी तो तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। मैं हर रोज तुम्हें चेक करूंगा। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो तुम वरुण से पूछ सकते हो, मिस्टर मोजो ने बताते हुए कहा। ठीक है, जिया और तरुण ने एक साथ जवाब दिया। इतना कहकर मिस्टर मोजो वहां से चले गए और उनके जाने के बाद जिया तरुण के हाथ में लिए हुए कंबल पर नजर डालने लगी। ये देखकर तरुण भी थोड़ा परेशानी में आ गया कि तभी वहां खड़े हुए बाकी बच्चे अपने अपने कंबलों को उठाकर जिया के सामने आकर खड़े हो गए। बॉस, तुम मेरा कंबल ले लो, पहले लड़के ने कहा। तभी दूसरे लड़के ने पहले को धक्का देकर हटाकर कहा, बॉस, आप मेरा कंबल ले लो। तभी तीसरे ने दूसरे को धक्का देकर हटाकर कहा, नहीं नहीं बॉस, आप इनका नहीं, मेरा कंबल ले लो। इससे जिया को काफी ज्यादा इरिटेशन हुई और उसने गुस्से में उन पर चिल्लाकर कहा, मुझे बार बार बॉस मत बुलाओ, बस मुझे जिया बहन कहो। ठीक है बॉस। ओह सॉरी बहन जिया, तीनों लड़के घबरा कर एक साथ बोले। जिया ने उनके कंबलों पर नजर डाली और उसे उनके कंबल पसंद नहीं आए। अब जिया ने दोबारा से तरुण की तरफ देखा और उसके कंबल पर नजर डालने लगी। ये देखकर तरुण ने आने कंबल को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन कहा, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। तभी जिया उसके पास आए और उसे अपने पास आता देखकर तरुण ने आने कंबल को और कसकर पकड़ लिया। जिया ने ये देखकर तरुण से प्यार से कहा, तरुण क्यों ना हमें इस बारे में थोड़ी बातें करनी चाहिए। क्या, किस बारे में, तरुण ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम्हारा ये कंबल काफी ज्यादा बड़ा है और 2 लोग इसे बड़े आराम से ओढ़ सकते हैं, तो तुमने क्या सोचा है? हम दोनों अपने बिस्तरों को आपस में मिला लेते हैं और इस कंबल को आपस में बांट लेते हैं और फिर हम दोनों आराम से इसमें सो सकते हैं, जिया ने समझाते हुए कहा। क्या एक साथ? ये गलत है और तुम्हें नहीं लगता कि हमारा ज्यादा क्लोज आना ठीक नहीं है? तरुण ने पूछा। मैं एक लड़की हूं और जब मुझे ही कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तुम क्यों इतने शर्मा रहे हो? अब किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और दोनों बिस्तर को आपस में मिलाओ अभी, जिया ने चिल्लाकर कहा। जिया की तेज आवाज से डरकर तरुण जल्दी से भागा और जोर लगाकर दोनों बिस्तरों को आपस में मिला दिया। बिस्तरों को आपस में मिलाने के बाद तरुण अपने बिस्तर का सहारा लेकर वही जमीन पर ही बैठ गया। तभी जिया आए और कंबल को दोनों बिस्तर पर बिछा दिया और फिर तरुण से थोड़ी सख्त आवाज में कहा, जल्दी करो और अब अपने बैग को भी यहाँ ऊपर रखो, आज और अभी से ये हमारे बीच का बॉर्डर होगा। इतना कहकर जिया ने अपने बैग को दोनों बिस्तर के बीच में रख दिया और फिर आगे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने कभी इस बॉर्डर को पार किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तरुण ने इससे परेशान होकर अपना बैग भी दोनों बिस्तरों के बीचों बीच रख दिया और फिर दोबारा से बिस्तर का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गया।